नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में मैं आपके लिए एक ऐसा चैप्टर लेके आया हूं जो पूरा आपके रग रग में बस जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी। और ये मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपने इसको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ ली तो ये चैप्टर आपके खून में बस जाएगा। इतना आसान हो जाएगा ये चैप्टर, लेकिन पढ़ना प्रॉपर उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेगा। एक तरीके से, एक सीक्वेंस से अगर आप पढ़ोगे सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। और आज मैं ये क्लास यही ठान के लाया हूं कि बायोटेक्नोलॉजी आप सबके दिमाग में सीधा मैं ट्रांसफर कर दूं। लेकिन ये मेरे कहने से नहीं होगा। मैं जितनी एनर्जी से, मैं जितने कॉन्फिडेंस के साथ और जितनी लगन के साथ आपको पढ़ाऊं, उससे भी ज्यादा, अगर ज्यादा नहीं कर पाओ तो उतनी तो कर लेना। उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ, उतनी ही ईमानदारी के साथ आप अगर एक एक वर्ड को, एक एक चीज को मेरे साथ सुनोगे तो बायोटेक्नोलॉजी आज के बाद आपके लिए हमेशा आपका हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप इस चैप्टर को सीधा पढ़ने बैठ गए तो ये चैप्टर आप कभी नहीं रट पाओगे, कभी नहीं, क्योंकि चीजें इधर उधर आप पढ़ोगे और एनसीईआरटी में भी इसको सीक्वेंस में सही नहीं दे रहे है ना। तो ये चैप्टर आज की क्लास के बाद आपका हो गया, ये समझो। लेकिन क्लास फिर से कह रहा हूं ईमानदारी के साथ देखनी है और पूरी क्लास देखनी है। अब पीछे वाली जो क्लासें हैं, आप में से ज्यादातर बच्चे कहते सर क्लास से नहीं लाते, क्लास से नहीं लाते। वो क्लासें जब मैंने देखी, उनके मैं देखता रहता हूँ जो YT स्टूडियो होता है यूट्यूब का, जहाँ पे एनालिटिक्स रहता है, उसके अंदर जो वॉच टाइम है वो 18 घंटा, 20 घंटा, 25 घंटा, और कम से कम 1 घंटे की क्लास तो होती है। अगर मैं उसको मानूँ तो 18 से 20 बच्चे उसको पूरी देखते हैं, है ना। तो ये पूरी क्लास देखो, अगर आपको समझना है तो आधी बीच में छोड़ने उसका कोई मकसद नहीं। या तो आप खोलो ही मत क्लास को, कोई उसका उद्देश्य है तो नहीं कि आप उसको देख के उसमें कुछ करोगे 2-3 मिनट, कुछ भी नहीं। या तो आप पूरी देखो या मत देखो, सिंपल सी बात है ना। तो आज अपन बायोटेक्नोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं। और बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर है, एक नहीं है 2 चैप्टर है। एक में तो अपन पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस, जो आज की क्लास रहने वाली, और एक चैप्टर और आएगा जिसमें अपन बायोटेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग, जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, क्यों ये इतना लंबा बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस होता है, क्या इसके हमारे जो दैनिक जीवन में उसका उपयोग है, क्यों करते हैं ये सारी चीजें, तो वो होता है एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। ठीक बात है। तो आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस, है ना, जैव प्रौद्योगिकी। अब कोई बच्चा अगर नया देख रहा है तो मैं आपसे फिर से कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि लगातार मैं आपके लिए बायोलॉजी की क्लासेस यहाँ पे लाता रहूंगा। चाहे आप लैब असिस्टेंट की कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, या फिर नीट, नर्सिंग, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कहने के लिए ये लैब असिस्टेंट लगाया है। सारे एग्जाम के लिए ये बायोलॉजी है। बायोलॉजी एक ही होती है ना, अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग थोड़ी होती है। बस आप बिंदास होकर के पढ़िए। अपन शुरू करते हैं सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी। हेडिंग आपकी लगी हुई है बायोटेक्नोलॉजी। होती क्या है बायोटेक्नोलॉजी सर? सबसे पहले तो ये बताओ बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। तो एक जो परिभाषा आती है, जो एनसीईआरटी में दे रखी है, वो दे रखी है EFB। ये नाम सुना आपने? EFB। इसका पूरा नाम है यूरोपियन, क्या पता ये पूरा नाम है, पूछ ले। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक। ये एक ब्रांच है। और EFB के अनुसार बायोटेक्नोलॉजी की जो परिभाषा है वो एनसीईआरटी में दे रखी है। वो क्या है कि मानव के कल्याण के लिए और उनके उत्पादों के लिए जो प्राकृतिक विज्ञान है उनके साथ आधुनिक तकनीकों का समावेश कर देना। एक बार फिर से बोल रहा हूं, मानव के कल्याण के लिए और उनकी सेवा और उत्पादों के लिए, है ना, मानव के लिए प्रोडक्ट बनाने, उनकी सेवा के लिए प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस के साथ साथ जो आधुनिक तकनीकें हैं उनका समावेश करना, ये होती बायोटेक्नोलॉजी। लिख देता हूं, फिर आपको और समझ आ जाएगी। मानव कल्याण के संदर्भ में व उनके सेवाओं व उत्पादों हेतु
उत्पादों हेतु प्राकृतिक विज्ञान के साथ साथ प्राकृतिक विज्ञान के साथ साथ आधुनिक तकनीकों का समावेश करना, आधुनिक तकनीकों का समावेश, ये एक परिभाषा है। ठीक है, तो ये परिभाषा नॉर्मल सी है और मुझे नहीं लगता ये एग्जाम में पूछेंगे, लेकिन आप इसकी जो EFB है उसकी फुल फॉर्म जरूर याद रख लेना। अब अपन बात करते हैं साधारण भाषा में कि भाई बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी में। साधारण भाषा में अगर मैं कहूँ अपन के समझने के लिए, तो कोई भी हमारा वांछित जीन, अब यहाँ पे मैं बहुत बार ये शब्द यूज करूंगा, वांछित जीन, है ना। वांछित जीन कहूँ या इंग्लिश में कहूँ जीन ऑफ इंटरेस्ट। वांछित का मतलब समझते हैं हिंदी में, वांछित जो हमारे काम का हो, जो हमारे चाहिए, वो होता है वांछित जीन। उस वांछित जीन का एक बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन करना, है ना, जो प्राकृतिक तरीके से नहीं हो पाएगा, उसके लिए हमें बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ेगा। वांछित जीन का बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी काम आती है। सर नहीं समझ में आया? बिल्कुल आपको अभी समझाता हूं। मान लो ऐसे आपने बहुत सारे पेशेंट देखे होंगे जो डायबिटीज के हैं, बहुत सारे, भारत में बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको डायबिटीज है, और डायबिटीज वाले पेशेंट को क्या लगाया जाता है? इंसुलिन। अब मनुष्य के अंदर जो इंसुलिन बनता है, जैसे मेरे अंदर जो इंसुलिन बनेगा, वो इंसुलिन मेरे काम आ जाएगा, इतना ही बनेगा। मैं दूसरे को इंसुलिन दूं, इतना थोड़ी है ना। मेरे लिए तो इंसुलिन मेरे अंदर जो बनेगा वो तो इतना ही बनेगा ना, जो मेरे काम आ जाएगा। तो अब जो डायबिटीज जिनको हो गई, उनको इंसुलिन देने के लिए कहाँ से लाए? सोचने वाली बात है ना। उनको इतने ज्यादा भारत में डायबिटीज पेशेंट है, तो बहुत बड़े लेवल पर भी इंसुलिन चाहिए। तो वो इंसुलिन प्राकृतिक रूप से तो अपन नहीं प्राप्त कर सकते। भाई ऐसा तो नहीं है मनुष्य की दूसरे की बॉडी से निकाल के उसमें डाल दिया, नहीं, वो तो अपना काम चला रहा है बेचारा। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो इंसुलिन का जीन है ना, उस इंसुलिन के जीन को निकाल करके बहुत बड़े पैमाने पर इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, प्राकृतिक तरीके के साथ आधुनिक तकनीकों का समावेश करके। उसको अपन बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो समझ में आ गया, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक वांछित जीन का अपन बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन करेंगे। समझ गए? तो ये भी लिख लो, वांछित जीन का बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन। ठीक है, ये होगी बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर दो चीजें होती हैं। बायोटेक्नोलॉजी में दो चीजें हैं, ध्यान से समझते जाओ। बायोटेक्नोलॉजी में दो चीजें होती हैं। एक होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये नाम आप सबने सुन रखा होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग। और एक होती है केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, इस केमिकल इंजीनियरिंग को एक छोटा सा नाम और है, बायो प्रोसेस भी कहते हैं। बायो प्रोसेस। बायोटेक्नोलॉजी की दो शाखा हैं, यूं समझ लो। बायोटेक्नोलॉजी की दो शाखा, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक केमिकल इंजीनियरिंग। अब इन दोनों का मतलब समझना है, ध्यान से समझना है। देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर क्या करेंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग को हिंदी में कहते हैं आनुवंशिक अभियांत्रिकी। आनुवंशिक अभियांत्रिकी, आनुवंशिक अभियांत्रिकी, ये इसी का नाम है। ठीक है, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर होता क्या है? डीएनए की जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसके अंदर हेराफेरी करना, या फिर मैं यूं कहूं कि डीएनए की जो रासायनिक प्रवृत्ति है उसमें बदलाव करना। अब आप कहेंगे सर तो आप टॉपिक से ही हट गए, कहां पे डीएनए, कहां? वांछित जीन जो है, वांछित जीन भी क्या है? डीएनए का ही तो एक भाग है। जीन क्या है? डीएनए का ही तो पार्ट है। तो यहां पे जो है उस जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर क्या करेंगे, हम दो अलग अलग जीनोम को, दो अलग अलग डीएनए को आपस में जोड़ेंगे। अब ये बातें आपको यहाँ पे नहीं समझ में आएगी, लेकिन धीरे धीरे चैप्टर के लास्ट तक जो है वो आपको समझ में आ जाएगी,
है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर सिंपल सी परिभाषा अभी के लिए इतना ध्यान रख लो कि डीएनए की केमिकल प्रॉपर्टी में हेराफेरी करना, डीएनए की रासायनिक प्रवृत्ति में बदलाव करना, परिवर्तन करना, ये होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब। डीएनए की रासायनिक प्रवृत्ति में बदलाव करना। रासायनिक प्रवृत्ति में बदलाव करने का मतलब है, मान लो मेरे पास ये एक प्लाज्मिड है, और प्लाज्मिड क्या होता है, जीवाणु का डीएनए होता है, गुणसूत्रीय डीएनए के अतिरिक्त जो डीएनए होता है उसको प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड के अंदर इसको मैं कट करके, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके इसके अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दूं, यानी कि वांछित जीन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो यहाँ पे ये जो प्लाज्मिड है इसकी तो रासायनिक प्रवृत्ति बदल गई, है ना। हमने दो अलग अलग डीएनए को जोड़ा तो इस डीएनए की रासायनिक प्रवृत्ति बदली, बिल्कुल बदली, तो इसे ही कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है। अब आप कहेंगे सर केमिकल इंजीनियरिंग क्या होती है, केमिकल इंजीनियरिंग क्या होती है, तो अब देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम एक डीएनए की रासायनिक प्रवृत्ति बदलते हैं, यानी कि डीएनए कहाँ से निकालेंगे, किसी न किसी जीव में से, तो हम चाहते हैं कि जहाँ पे हम ये काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, वहाँ पे जो आसपास का वातावरण है, आसपास का जो सराउंड है वो एकदम संदूषण रहित होना चाहिए। वहाँ पे जो जीव हमारे काम का है, यानी कि वांछित जीव है, उसकी तो वृद्धि हो, और जो अवांछित जीव हैं उनकी वृद्धि को रोका जा सके, वो जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं केमिकल इंजीनियरिंग। समझ गए। संदूषण रहित वातावरण बनाने हेतु, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, संदूषण रहित वातावरण बनाने हेतु, ताकि वांछित जीवों की क्या हो सके, वांछित जीवों की तो वृद्धि हो सके, वांछित जीवों की वृद्धि हो सके, वह अवांछित जो जीव है, अवांछित जीवों की वृद्धि रोकी जा सके। दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, अवांछित जीवों की वृद्धि को रोकी जा सके, ये होती है केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है। अब ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ना, इसको एक तो अपन कहते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी, दूसरा नाम इसी को अपन कहते हैं पुनर्योगज डीएनए तकनीक, पुनर्योगज डीएनए तकनीक, इंग्लिश में कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। शॉर्टकट में इसको ऐसे लिख सकते हैं RDNA टेक्नोलॉजी। ठीक है। अब देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग को हिंदी में आनुवंशिक अभियांत्रिकी, और दूसरा नाम इसका है पुनर्योगज डीएनए तकनीक या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है। ये बातें समझ में आई आपको? यहां तक जितनी बातें मैंने की हैं क्या आपको समझ में आई? आसान सी चीजें हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या है, और पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया, ये चीज अपन पढ़ेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चल, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक। अब आप कहेंगे सर कि अगर आपने हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब बता दिया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम डीएनए की रासायनिक प्रवृत्ति को बदल देते हैं, और जेनेटिक इंजीनियरिंग को ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं, तो फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बताने का फिर से क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है, सेम ही बात वह है जो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग की परिभाषा देखी, वही रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। पुनर्योगज डीएनए क्या होता है? पुनर्योगज डीएनए दो अलग अलग डीएनए, या फिर मैं यूं कहूं जीनोम, एक ही बात है,
दो अलग अलग डीएनए या जीनोम को आपस में जोड़ने पर प्राप्त होने वाला डीएनए वो क्या कहलाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दो अलग अलग डीएनए को आपस में जोड़ देंगे, उसका जो कॉम्बिनेंट हमें प्राप्त होगा वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मान लो ये एक डीएनए प्लाज्मिड, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये दोनों अलग अलग डीएनए हैं, ये दोनों अलग अलग डीएनए। अब मैंने क्या किया, इस प्लाज्मिड को कट करके इसके अंदर मैंने ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ दिया। तो अब ये जो है ना, ये इन दोनों को जोड़ने से जो प्राप्त होता है ये आपका क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और परिभाषा से आप समझ पा रहे हैं, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब अपन देखते हैं कि जो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किसने किया? तो दो वैज्ञानिक हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। एक तो नाम है स्टैनले कोहन, वह दूसरा नाम है हर्बर्ट बोयर। और ये काम इन्होंने कब किया? 1972 में। ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया? एग्जाम में कई बार सवाल आ चुका है। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए कब बनाया? 1972 में। किसने बनाया? स्टैनले कोहन और हर्बर्ट बोयर। ठीक है, याद रख लोगे, याद रखना इस चीज। अब बनाया कैसे? तो एक जो है, एक बैक्टीरिया लिया इन्होंने, ये एक बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ये एक जीवाणु है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। अब ये एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर इसका खुद का डीएनए है, ये इसका खुद का डीएनए, और एक इसके अंदर प्लाज्मिड है। भाई प्लाज्मिड होता है जीवाणु के अंदर, हमने ये पढ़ चुके हैं पहले ही चैप्टर में, है ना, कि गुणसूत्रीय डीएनए के अलावा जो अतिरिक्त जो गोलाकार डीएनए जीवाणु में पाए जाते हैं उनको प्लाज्मिड कहते हैं। तो जीवाणु के अंदर ऑब्वियसली बात है प्लाज्मिड होगा, और एक इनका गुणसूत्रीय डीएनए। ये तो हमने एक बैक्टीरिया लिया। अब इस बैक्टीरिया के अंदर से क्या किया, ये जो प्लाज्मिड है ना, इस प्लाज्मिड को बाहर निकाल दिया। इस प्लाज्मिड को क्या कर दिया अपन ने? बाहर निकाल लिया। ये हमारा प्लाज्मिड है, और इसको हमने बाहर निकाल दिया इस साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया से। और एक हमारा है वांछित जीन, ये हमारा क्या है? वांछित जीन, जिसको हम कहीं से उठा के लाए हैं, और इस वांछित जीन को हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे अपन? कट करेंगे। ये हमने कट कर दिया। कट किससे किया? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। अब आपको मैं आगे सारी चीजें समझाऊंगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कैसे कट करता है। यहाँ पे तो बस बता रहे हैं कि पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना, ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये बहुत आसानी से। अब यहाँ पे इसको क्या कर दिया? इसको यहाँ पे क्या कर दिया? ऐड कर दिया। और ऐड करने के लिए जो एंजाइम चाहिए हमें वो होता है लाइगेज। वो कौन सा होता है? लाइगेज। अब इसको ऐड करने से ये हमारे पास इसमें ऐड हो गया, ये हमारे पास इसमें ऐड हो गया, तो ये बन गया आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसके अंदर डाल दिया? ई कोलाई। किसमें डाल दिया? ई कोलाई के अंदर डाल दिया। ठीक है। तो ये इसके अंदर ई कोलाई के अंदर डाल दिया। हुआ क्या? जब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ई कोलाई में डाला, तो जो ई कोलाई जिसमें पहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी एब्सेंट थी, अब जैसे ही इसके अंदर प्लाज्मिड डाला तो यहाँ पे इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी आ गई। एंटीबायोटिक क्या होते हैं? सबने सुना है। रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोधकता, यानी कि अब ये एंटीबायोटिक के विरुद्ध काम करने लग जाएगी। एंटीबायोटिक का इसके ऊपर असर नहीं होगा, है ना। एंटीबायोटिक के प्रति ये रेजिस्टेंस हो जाएगी, इसके ऊपर एंटीबायोटिक का असर नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये आपका क्या है? ई कोलाई। और ई कोलाई में क्या आ गई? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी या गुण। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस गुण इस ई कोलाई में आ गया। कब आया? जब इसके अंदर ये प्लाज्मिड को एंटर करवाया। ठीक है, ठीक है, इतनी चीजें समझ आ गई। चलो मिटाओ इसको। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? कुछ भी नहीं। ईएफडी के अनुसार बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा क्या है, उसके बाद हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी की दो ब्रांच है, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक केमिकल इंजीनियरिंग।
फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है और पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया। अब अपन स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस। और बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस के अंदर जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप क्या है, सोर्स डीएनए का पृथक्करण। सोर्स डीएनए का पृथक्करण, या फिर अपन कह सकते हैं इसको वांछित जीन का पृथक्करण। वांछित जीन का पृथक्करण एक ही बात है, चाहे मैं कहूं सोर्स डीएनए का पृथक्करण या वांछित जीन का पृथक्करण। क्या मतलब हुआ, बिल्कुल आसान है। वांछित जीन के पृथक्करण का मतलब पहले हमें वो जीन ढूंढना तो पड़ेगा ना, कि कौन से जीन को हमें जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादित करना है, कौन सा हमारा वांछित जीन है जिसको हम बहुत बड़े लेवल पर प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसको भी तो खोजना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं है वो कहीं पे भी मिल जाएगा आते जाते, नहीं, उसको भी खोजना पड़ेगा। तो अब पहला स्टेप इसका यही है कि पहले आप उस वांछित जीन को खोजो तो सही, फिर अपन बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस, सोर्स डीएनए का पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब वो किसी जीव में होगा, वो किसी बैक्टीरिया में हो सर, तो उस बैक्टीरिया की सेल के अंदर डीएनए में से वो जीन निकालना है ना, उसके अंदर है वो जीन, तो हमें जीन निकालना है हमें, तो जीन कैसे निकालेंगे, ये होता है सोर्स डीएनए का पृथक्करण। ठीक है, अब देखो मान लो ये मेरे पास क्या है, ई कोलाई या फिर कोई भी बैक्टीरिया है, ये मेरे पास कोई भी जीवाणु, और उस जीवाणु के अंदर ये उसका क्या है, डीएनए, उस जीवाणु के अंदर ये उसका डीएनए। मेरे पास जरूरी नहीं है कोई भी बैक्टीरिया हो, कोई भी मेरे पास जीव है, ये समझ लो कोई भी जीव है, ठीक है, मेरे पास कोई भी जीव है, उस जीव के अंदर ये उसका डीएनए। ठीक है, अब इस डीएनए को इस जीव में से निकालने के लिए आप सबको पता है सबसे पहले इसकी जो है वो क्या करनी पड़ेगी, कोशिका बाहर निकालनी पड़ेगी, ये इसकी शेल कोशिका। सबसे पहले तो उस जीव में से वो कोशिका बाहर निकालो। डीएनए होता कहाँ है, कोशिका में, कोशिका में, तो पहले हमने क्या निकाल ली बाहर, कोशिका। ठीक है, अब कोशिका बाहर निकाल ली, अब कोशिका में अंदर है डीएनए, तो सबसे पहले कोशिका भित्ति तोड़नी पड़ेगी, है ना, बहुत अंदर है, अभी तो पूरा प्रोसेस पड़ा है। तो सबसे पहले जीव लिया, जीव के अंदर से कोशिका निकाली। अब कोशिका में से डीएनए निकालने के लिए उस कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति है, वो कोशिका भित्ति तोड़नी पड़ेगी। तो कोशिका भित्ति देखो, अब अपन ये जो सेल है, इस सेल की क्या करेंगे, सेल वॉल हटाएंगे, है ना, सेल वॉल हटाएंगे। अब सेल वॉल देखो, अगर वो कोई प्लांट है, अगर वो कोई प्लांट है, पादप है, जीव जो मैंने लिया अगर वो पादप है, तो पादपों की कोशिका भित्ति किससे बनी होगी, सेल्यूलोज की। अगर वो कोई कवक है, फंजाई है, तो फंजाई की कोशिका भित्ति किससे बनी होगी, काइटिन से। अगर वो कोई बैक्टीरिया है, जीवाणु है, तो उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन की। समझ रहे हैं प्रोसेस पूरा, मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। सबसे पहले मैंने कहा कि ये जो कोशिका है उसमें से अगर अपन डीएनए निकालना चाहते हैं तो पहले उसकी कोशिका भित्ति हटाओ, उसके बाहर का पर्दा हटाओ, तभी तो अपन अंदर जाएंगे। तो कोशिका भित्ति, अब जो है हमने कहा कि कोशिका भित्ति भी तो अलग अलग हो सकती है। कोशिका भित्ति कौन सी है, हम जो है यहाँ पे कुछ एंजाइम यूज करेंगे, लेकिन कौन सा एंजाइम यूज करेंगे वो उस कोशिका भित्ति पर डिपेंड करता है कि वो किसकी बनी है। अगर प्लांट लिया है हमने तो कोशिका सेल्यूलोज की बनी होगी, और अगर कोशिका सेल्यूलोज की बनी है तो इसको हटाने के लिए जो एंजाइम अपन काम लेते हैं वो लेते हैं सेल्यूलेज पैक्टिनेज। दो एंजाइम के नाम याद रखना कि प्लांट सेल वॉल है उसको अगर आप तोड़ना चाहते हो, नष्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए जो दो एंजाइम काम आते हैं सेल्यूलेज और पैक्टिनेज। पता चल गया, ठीक है। अगर काइटिन की बनी है तो काइटिनेज, काइटिन की बनी है तो काइटिनेज, और अगर पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी है तो इसके लिए जो एंजाइम काम लेंगे वो लेंगे लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अगर वो पेप्टिडोग्लाइकिन की है तो लाइसोजाइम। अब यहां पे ये एंजाइम है, इनके माध्यम से हमने सेल वॉल को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, इसके माध्यम से हमने क्या कर दिया, सेल वॉल को यहां से रिमूव कर दिया। ठीक है सर, अब सेल वॉल को रिमूव कर दिया तो इसके बाद देखो, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप ऐसे लिख लेना। सेल वॉल को रिमूव करने के बाद जो है इसके अंदर ये डीएनए था, है ना। अब ये मान लो सेल थी और सेल को हमने बाहर निकाल लिया, सेल को हमने
आउट, बाहर निकाल लिया। अब इस सेल में से सेल वॉल टूट गया तो अंदर का जो डीएनए था ये भी है, इसके अलावा यहाँ पे जो है आरएनए वगैरह सारी चीजें, आरएनए भी है यहाँ पे, प्रोटीन वगैरह सारी चीजें, ठीक है। अब देखो, अब सेल वॉल हटा दिया, यहाँ पे जो हमें प्राप्त हुआ उसमें डीएनए भी है, उसमें आरएनए भी है, उसमें प्रोटीन भी है। हमें क्या चाहिए? डीएनए। हमें तो डीएनए ही नहीं चाहिए, हमें तो आगे और बढ़ना है, लेकिन अभी के लिए अपन बात करें तो डीएनए चाहिए। अब डीएनए जो है उसको अगर चाहिए तो बाकी की जो सारी चीजें उसको भी हटाना पड़ेगा, आरएनए भी हटाएंगे, प्रोटीन भी हटाएंगे, तो बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे ये जो चीज है इसमें से अगर आप आरएनए को रिमूव करना चाहते हैं तो इसके लिए जो एंजाइम काम आएगा, अगर आप इसमें से जो आरएनए है उस आरएनए को हटाना चाहते हो तो उसके लिए जो एंजाइम काम आएगा वो आएगा राइबोन्यूक्लियेज। राइबोन्यूक्लियेज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक मिनट। अगर आप इसमें से आरएनए को हटाना चाहते हो तो इसके लिए एंजाइम काम आएगा राइबोन्यूक्लियेज। और अगर आप इसमें से प्रोटीन हटाना चाहते हो, जो कि हटाना हमारी जिम्मेदारी नहीं, हटाना बहुत जरूरी है, प्रोटीन हटाना चाहते हो तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, जो एंजाइम काम लेंगे वो काम लेंगे प्रोटीनेज। वो एंजाइम कौन सा है? प्रोटीनेज। समझ आ गया? समझ आ गया इतनी चीजें? यानी कि अब हमने सारी चीजें हटा ली, अब हमारे पास क्या है? केवल और केवल हमारे पास क्या बचा हुआ है? डीएनए बचा हुआ है। ये हमारे पास केवल और केवल क्या है? डीएनए। और ये जो डीएनए है ना, ये डीएनए किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। ये डीएनए लिक्विड फॉर्म है। अब अपन को जो है इस डीएनए को जमाना है, थोड़ा सा प्रेसिपिटेट करना है। ये डीएनए जो प्राप्त हुआ ये लिक्विड फॉर्म है, अब इसको जमाना है, तो जमाने के लिए एक प्रोसेस होता है कि ये जो है, ये जो डीएनए है इसको एक जे शेप ट्यूब में डाला जाता है। ये आपकी क्या है? जे शेप ट्यूब। जे शेप ट्यूब, जे आकृति की ट्यूब है। और इसके अंदर हमने क्या कर दिया? इस डीएनए को अंदर डाल दिया। और बाहर से हमने इसके अंदर क्या डाल दिया? बाहर से हमने इसके अंदर क्या डाल दिया? चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड का मतलब समझते, बहुत ज्यादा ठंडा इथेनॉल, ये हमने इसके अंदर डाल दिया। ये डालेंगे तो अब जो हमारे पास डीएनए इससे बाहर जो प्राप्त होगा वो डीएनए क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट हो जाएगा, डीएनए जम जाएगा। और हमें यही चाहिए, जमा हुआ डीएनए चाहिए, डीएनए जम जाएगा। और ये जो प्रोसेस है कि जे शेप ट्यूब के अंदर इस लिक्विड डीएनए को डालना, फिर चिल्ड इथेनॉल डालना और उससे प्रेसिपिटेट डीएनए प्राप्त होना, इसको अपन कहते हैं स्पूलिंग। क्या कहते हैं? स्पूलिंग। इसको अपन क्या कहते हैं? स्पूलिंग। समझ गए मेरी बात को? अब हमारे पास जो है वो क्या पदार्थ जो प्राप्त हुआ वो क्या हुआ? चिल्ड इथेनॉल, सॉरी डीएनए जो है वो उसका एक जमा हुआ रूप प्राप्त हुआ। इतनी बातें समझ में आई? अब आप कहिए सर आपने तो घास काट दिया। भाई घास नहीं काटा है, ये समझाने वाली चीजें हैं और आपको अपने हिसाब से इसको समझ के लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूं, फिर आप इसको लिखना। सुनो, मैंने कहा बायोटेक्नोलॉजी का पहला स्टेप क्या है? बायोटेक्नोलॉजी का पहला स्टेप है हमें उस वांछित जीन को ढूंढना है, उसको आइसोलेट करना है, उसको पृथक करना है। ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप क्या हो जाएगा? वांछित जीन का पृथक्करण। उस वांछित जीन को तो लाओ पहले, फिर बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस स्टार्ट करें। तो वांछित जीन जो है उसको हमने किसी जीव में होगा, वो हमारा किसी जीन का होता है, किसी जीव में होगा, तो उस जीव में से अपन क्या करेंगे? वांछित जीन को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? उसका प्रोसेस है। सबसे पहले उस जीव के अंदर जो कोशिका है उसके अंदर जीन होगा, उसके अंदर डीएनए होगा, तो उस कोशिका को बाहर निकाला। तो सबसे पहले ये जीव है और उस जीव में से हमने कोशिका को बाहर निकाला। अब कोशिका के भी अंदर है डीएनए, यानी कि उस कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति है, वो हम हटाएंगे तब जाके हम डीएनए पे पहुंच पाएंगे। तो कोशिका भित्ति हम हटाएंगे। अब कोशिका भित्ति जो है ये अलग अलग पदार्थों से बनी होती है। अगर प्लांट है तो सेल्यूलोज से बनी होगी, और अगर सेल्यूलोज की बनी है तो उसके लिए हम सेल्यूलेज और पैक्टिनेज एंजाइम के माध्यम से उसको नष्ट कर देंगे। अगर वो काइटिन की बनी है तो काइटिनेज से नष्ट कर देंगे, और अगर वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है तो उसको लाइसोजाइम के द्वारा अपन नष्ट कर देंगे।
अब कोशिका भित्ति जैसे ही नष्ट हमने कर दी तो हमें जो है वो अंदर का मटेरियल प्राप्त हो गया। अब उस मटेरियल में डीएनए भी है, आरएनए भी है, प्रोटीन भी है। हमारे काम का सिर्फ डीएनए है, इसलिए बाकी की चीजें चाहे वो आरएनए हो चाहे प्रोटीन हो उनको भी हटाना पड़ेगा। आरएनए को हटाने के लिए हम जिस एंजाइम का प्रयोग करते हैं वो होता है राइबोन्यूक्लियस एंजाइम, और प्रोटीन को हटाने के लिए जिस एंजाइम का हम प्रयोग लेते हैं वो होता है प्रोटीनेज एंजाइम। ठीक है, अब हमारे पास केवल और केवल क्या प्राप्त हो गया, डीएनए। लेकिन काम यहाँ पे भी खत्म नहीं होता है। ये जो डीएनए है ये लिक्विड फॉर्म में है, हमें चाहिए प्रेसिपिटेट में, थोड़ा सा जमा हुआ सॉलिड पार्ट हमें चाहिए। लिक्विड से सॉलिड में बदलने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको अपन कहते हैं स्पूलिंग। स्पूलिंग में क्या होता है, ये जो लिक्विड डीएनए होता है इसको अपन एक जे शेप ट्यूब के अंदर डालते हैं। इसको अपन एक जे शेप ट्यूब के अंदर डालते हैं और ऊपर से इसमें चिल्ड इथेनॉल गिराया जाता है, जिसकी वजह से जो लिक्विड डीएनए है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ जाएगा, डीएनए जम जाएगा। समझ गए? और इस प्रोसेस को कहते हैं स्पूलिंग। ठीक है, चलो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो ये तो आपको लिखना ही है अपने हिसाब से सही ढंग से, मतलब जैसे ये एक गोलाकार आकृति में आपको इसको बना लेना है ढंग से, है ना। अब आपको अगर आप समझ बाद में आपको लगता है कि भूल जाएंगे तो आप प्रोसेस समझ लो। भाई समझा तो मैंने दिया, उसको लिख लो आप कि हम सबसे पहले किसी जीव में से वांछित जीव को पृथक करने के लिए उस जीव की कोशिका को निकालते हैं, फिर उस कोशिका की कोशिका भित्ति को हटाते हैं। फिर आप लिखेंगे कोशिका भित्ति अलग अलग बनी होती है तो उसमें से वो लिखेंगे, है ना। फिर कोशिका भित्ति के बाद आरएनए को हटाने के लिए कौन सा एंजाइम, प्रोटीन को हटाने के लिए कौन सा एंजाइम, फिर आप लिखेंगे इससे हमें जो है वो लिक्विड फॉर्म में डीएनए प्राप्त होता है। अब लिक्विड फॉर्म में जो डीएनए प्राप्त होता है उससे प्रेसिपिटेट फॉर्म में जाने के लिए एक प्रोसेस होता है स्पूलिंग। स्पूलिंग के अंदर आप क्या लिखेंगे कि जो लिक्विड डीएनए इसके अंदर एक जे शेप ट्यूब होती है, जे शेप ट्यूब में वो लिक्विड डीएनए और चिल्ड इथेनॉल डाला जाता है, इसको कहते हैं स्पूलिंग। ठीक है, ये बातें थी जो आपको लिखनी है। ठीक है, चलो इतनी बात समझ आ गई आपको? इतनी बात आपको समझ आ गई? मिटा सकता हूं इसको? ठीक, पहला स्टेप सबको क्लियर है? पहला स्टेप सबको क्लियर होना चाहिए। हमने अभी क्या निकाला, जो वांछित जीन हमें चाहिए वो निकाला। अभी निकाला नहीं है, अभी तो डीएनए प्राप्त हुआ है, जीन तो अभी भी प्राप्त नहीं हुआ। दूसरा जो एंजाइम है, अरे सॉरी स्टेप है, वो क्या है, कट डीएनए फ्रॉम restriction एंजाइम। ये दूसरा स्टेप। जो डीएनए हमें मिला उस डीएनए को अपन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे। क्यों भाई साहब कट क्यों करना? क्योंकि डीएनए बहुत बड़ा है और हमें चाहिए वांछित जीन, हमें चाहिए उसमें से एक छोटा सा पार्ट, तो डीएनए को कट करना पड़ेगा। तो ये आपको स्टेप समझ आ गया कि डीएनए बहुत बड़ा होता है जबकि हमें उसका एक छोटा सा भाग चाहिए, उसका एक छोटा सा भाग चाहिए, इसलिए उसको कट करेंगे, अब पहले ये समझा दो कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, प्रतिबंधन एंजाइम क्या होते हैं। पहले सुनो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंदी में कहते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम होता क्या है, सिंपल सी परिभाषा है, डीएनए को काटने का काम करते हैं, डीएनए को काटने का कार्य करते हैं, डीएनए को काटने का काम होता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या काम है, डीएनए को काटने का काम करते हैं। और चूंकि ये किसी काटने का काम कर रहे हैं और काटने का काम करती है कैंची, इसलिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को कहा जाता है आणविक कैंची या मॉलिक्यूलर सीजर, समझ गए मेरी बात को?
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए पे कट लगाएगा, यानी कि उसको काटने का काम करेगा। काटता क्यों है? क्योंकि हमें केवल वही भाग चाहिए जो हमारे काम का है, पूरा डीएनए हमें नहीं चाहिए, इसलिए काटता है। और काटने का काम करता है, इसलिए इसको कहा जाता है आणविक कैंची, मॉलिक्यूलर सीजर। इतनी बातें क्लियर? ठीक। अब देखो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और एक होता है रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक प्रकार का न्यूक्लियस एंजाइम है, जो आप इसके लास्ट वाले शब्दों से पता कर सकते हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक प्रकार का न्यूक्लियस एंजाइम है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि किस प्रकार का एंजाइम है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक प्रकार का न्यूक्लियस एंजाइम है, ये भी लिख लेना। ये क्या है? एक प्रकार का न्यूक्लियस एंजाइम होता है। ठीक है, चलो अब हमने कहा कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी दो प्रकार के होते हैं, एक रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। काम दोनों का काटने का है, लेकिन अलग अलग है। अलग अलग कैसे? नाम ध्यान से देखो, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस और ये है एंडोन्यूक्लियस। एक्सो का मतलब ये जो डीएनए है उसको बाहर से अंतिम जो छोर है, अंतिम सिरे जो हैं, टर्मिनल एंड जो हैं, वहां से कट लगा। जबकि ये है एंडोन्यूक्लियस, यानी कि ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये डीएनए के मध्य में, मिड साइड से कट लगा। ये दोनों के अंदर डिफरेंस, ये दोनों के अंदर क्या है? अंतर है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है ये मिड साइड से कट लगाएगा, जबकि रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा? टर्मिनल एंड से कट लगाएगा। यह डीएनए के मध्य भाग में कट लगाता है, जबकि यह डीएनए को अंतिम सिरों पर कट लगाता है। ठीक है, टर्मिनल एंड पे कट लगाएगा। समझ में आ रही बात है? ये क्या करेगा? टर्मिनल एंड पे कट लगाएगा, जबकि ये उसको बीच में से काटेगा। अब देखो, यहां पे ये जो दोनों एंजाइम है ना, इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में केवल रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम आते हैं। हमें ये चाहिए, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोगी नहीं है। तो ये बात भी लिख लो कि ये तो जो है ये तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोगी है। अब इंजीनियरिंग की स्पेलिंग मुझे नहीं आती है ना, इसमें गलती मत लिखा। जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये तो उपयोगी है, जबकि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोगी नहीं है, यानी कि अनुपयोगी है। ये आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग में अनुपयोगी है। अगर ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में अनुपयोगी है तो अब हमें आगे इसके पढ़ के क्या करना? नहीं पढ़ना, यानी कि इसको करते हैं यहीं पे खत्म और इसको लेके जाते हैं आगे। ठीक बात है, लेकिन ये भी क्यों पढ़ा? ऐसा अगर उपयोगी नहीं है तो इतना तो पढ़ लो, इतना तो पढ़ लो ना, ऐसे तो कैसे पता चले। अब हमने आगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पे, और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है ये हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है? उपयोगी होता है। ठीक है, अब इसको लिख लो। अब हम आएंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को अच्छे से पढ़ेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा उसको चल, अभी हमारा सेकेंड स्टेप ही चल रहा है, उसी में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना। अपन क्या पढ़ने लगे? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ने लगे। तो अब अपन पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम क्या करता है? डीएनए के मध्य भाग में विशिष्ट अनुक्रमों पर कट लगाता है। यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो क्या करेगा? डीएनए के मध्य भाग में
विशिष्ट अनुक्रमों पर कट लगाएगा। अब ये विशिष्ट अनुक्रम क्या होते हैं इसकी भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले ये काम करता कैसे है ये अपन समझते हैं। ये क्या करता है, डीएनए की जो संपूर्ण लंबाई है उसकी जांच करता है, पूरी लंबाई की जांच करता है, और एक विशिष्ट सीक्वेंस, इसका एक सीक्वेंस होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, जब इसको अपना सीक्वेंस मिल गया वहां पे ये क्या कर देगा, कट लगा देगा। नहीं समझ में आया, ध्यान से सुनिए। यह डीएनए की संपूर्ण, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण लंबाई की जांच करते हुए विशिष्ट अनुक्रम को पहचान कर दोनों रज्जुकों के समान नाइट्रोजनस बेस के बीच कट लगाता है। ये बहुत गहरी लाइन है, इसको समझना, एक एक वर्ड आपको समझना है कि पहले जो है वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए की संपूर्ण लंबाई की जांच करेगा, पूरी लंबाई की जांच करेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि रिस्ट्रिक्शन, हर एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, कई प्रकार के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, हर एक प्रकार का जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उनका एक विशिष्ट अनुक्रम होता है, एक सीक्वेंस होता है। अब जो भी आपने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यहाँ पे डाला है वो संपूर्ण डीएनए की लंबाई जांच करेगा, और उसका जो विशिष्ट अनुक्रम है जैसे ही उसको वो दिखा वहां पे वो क्या करेगा, कट लगा देगा, वहां पे कट लगा देगा। यानी कि संपूर्ण डीएनए की लंबाई जांचते हुए विशिष्ट अनुक्रम को पहचानता है और पहचान कर वहां पे कट लगा देता है। लेकिन बात इतनी नहीं, बात आगे और है कि दोनों रज्जुकों के समान नाइट्रोजन बेस के बीच कट लगाता है। यानी कि मान लो ये आपका डीएनए है, ये आपका डीएनए है, इसमें ये 5 प्राइम से 3 प्राइम और ये आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम, ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी, जैसे कि मैं आपको कहूँ GAATTC, इधर GAATTC, ये कोई डीएनए है और इसके अंदर नाइट्रोजन सार है। डीएनए की संरचना आपने नहीं समझी है तो मुझे लगता है इतनी बेसिक चीजें तो आपको पता है कि डीएनए के अंदर जो है वो नाइट्रोजन बेस होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। अब ये नाइट्रोजनी क्षार है, अब यहाँ पे ये क्या करेगा, इस संपूर्ण लंबाई की जांच करेगा और दोनों रज्जुकों के समान, एक रज्जुक ये, एक रज्जुक ये दो रज्जुक हो गई, दोनों रज्जुकों के समान नाइट्रोजन के बेस के बीच। यानी कि अगर यहाँ पे इसको जो है यहाँ से कट लगाना है तो इसके अंदर भी ये यहाँ पे कट लगा, समान नाइट्रोजन जी और ए के बीच में कट लगा रहा है। अगर इस स्ट्रैंड में, इस रज्जुक में, तो इस रज्जुक में भी ये जी और ए के बीच कट लगाएगा। इसे कहते हैं कि दोनों रज्जुकों पर समान नाइट्रोजन बेस के बीच यहाँ पे इसने क्या कर दिया, कट लगा दिया। ये इसके अंदर ये कट लग गया, समझ गए, ये कट लग गया, ठीक बात है, ये पॉइंट समझ आ गया। चलो अब देखो ये तो आपको समझ आ गया। अब एक चीज और हो सकती है कि मान लो ये डीएनए है आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम और ये आपका 3 प्राइम से 5 प्राइम। हो सकता है ये यहाँ पे नाइट्रोजन क्षार है, यहाँ पे आपको जी और ए मिल जाए और यहाँ पे भी आपको जी और ए मिल जाए, तो ये कट ऐसे भी तो लग सकता है। अब ये दोनों कट अलग अलग लगते हैं। ये जो कट लगा ना, ये कैसा लगा, जिगजैग कट लगा है ना, ऐसे कट लगा है। जबकि ये कट कैसे लगा, एकदम सीधा कट लगा है, एकदम सीधा कट लगा है। तो इस प्रकार रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी दो प्रकार के कट लगाता है, या इसको अपन के दो प्रकार के एंड बनाता है। ये जो एंड बना ना जिगजैग वाला, इसको तो अपन कहते हैं स्टिकी एंड, इसको तो अपन क्या कहते हैं, स्टिकी एंड। और ये जो कट लगा है इसको अपन कहते हैं ब्लंट एंड, है ना, इसको क्या कहते हैं, स्टिकी एंड। ये स्टिकी एंड, स्टिकी एंड में जिगजैग कट लगता है, कैसा लगता है, जिगजैग, टेढ़ा मेढ़ा कट लगता है। और ये बना है ब्लंट एंड, ब्लंट एंड। अब इसको हिंदी में कहते हैं चिपचिपा सिरा, इसको अंध सिरा, ठीक है। तो ये आप याद मत रखना, ब्लंट एंड रखना तुम तो। ब्लंट एंड में इसमें क्या लगता है, सीधा कट लगता है, सीधा ऐसे, ठीक है। अब देखो
तो यहाँ पे ये चीज भी आपको समझ आ गई कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट भी दो प्रकार के लगाता है, एक स्टिकी एंड बनाता है और एक ब्लंट एंड बनाता है। अब देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो कट इंपॉर्टेंट है, जो काम का है, वो है स्टिकी एंड। ब्लंट एंड यहीं पे छोड़ दो, जैसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस को छोड़ा, वैसे ही ब्लंट एंड जो कट लगेगा वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम का नहीं है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन सा काम का? स्टिकी एंड। यहां पे लिख दो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोगी कौन सा है? स्टिकी एंड। जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम स्टिकी एंड बनाता है वही काम के हैं। ये जो है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है। इसको अपन यहां पे होल्ड कर देते हैं। ये दो प्रकार के कट लगते हैं, एक ये एक ये। तो आप इसको आप ऐसे कर भी लिख सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम दो प्रकार के कट लगाता है, एक ये और एक ये। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो बताओ? समझ पा रहे हैं? लिख लो इसको। अब दो तीन छोटी छोटी बातें मुझे और बतानी है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के अंदर, वो मैं आपको बता दूंगा। मिटाओ इसको, चलो। अब एक बात मैंने आपसे कही ध्यान से, अगर आपने सुनी होगी, कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है वो एक विशिष्ट जगह से कट लगाता है ना, एक विशिष्ट अनुक्रम पे कट लगाता है। उस विशिष्ट अनुक्रम को अपन कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। एक नाम सुना होगा आपने, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये क्या होता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की जो परिभाषा वो ये है कि इसके अंदर जो डीएनए है उसके अंदर अगर आप रीडिंग पैटर्न सेम रखते हैं, लिख लो परिभाषा, लिख लो फिर समझाता हूं। विशिष्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का विशिष्ट पहचान अनुक्रम, विशिष्ट पहचान अनुक्रम, जिसको रीडिंग पैटर्न, ये समझाऊंगा अभी आपको, रीडिंग पैटर्न सेम रखने पर अग्र व पश्च दोनों दिशाओं में समान रूप से पढ़ा जाता है, समान रूप से पढ़ा जाता है। परिभाषा समझ ली कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का वह विशिष्ट पहचान अनुक्रम जिसको अगर रीडिंग पैटर्न अपन सेम रखेंगे तो दोनों साइड से सेम पढ़ेंगे। नहीं समझ आया? अभी बताते हैं। ये है आपका डीएनए, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम और ये 5 प्राइम से 3 प्राइम। इसके अंदर एक सीक्वेंस है, वही अपन ले लेते हैं GAA TTC और इधर भी GAA TTC। ये है। अब देखो रीडिंग पैटर्न सेम रखने का मतलब अगर आप 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ रहे हो तो फिर आपको नीचे वाले में भी 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ना है, और अगर आप 3 प्राइम से 5 प्राइम पढ़ रहे हैं तो नीचे वाले में भी आपको 3 प्राइम से 5 प्राइम पढ़ेंगे, है ना। इसको कहते हैं रीडिंग पैटर्न सेम रखने पर। अब अपन देखते हैं कि अगर अपन ऊपर से पढ़ते हैं तो ये बनता है GAATTC, 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ा। अब नीचे भी 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ो, 5 प्राइम से 3 प्राइम GAATTC। चाहे ऐसे पढ़ो चाहे ऐसे पढ़ो, दोनों दिशाओं में अगर फर्स्ट दोनों दिशाओं में ये समान रूप से पढ़ा जा रहा है GAATTC GAATTC। समझ रहे? इसको कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस।
तो ये जो विशिष्ट पहचान अनुक्रम होता है इसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी कहते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो ये होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जिसको अगर आप रीडिंग पैटर्न सेम रखते हैं, रीडिंग पैटर्न सेम रखने का मतलब अगर आप ऊपर वाली स्ट्रैंड में, ऊपर वाली रज्जुक में इसको 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ पढ़ रहे हैं, तो नीचे वाली रज्जुक में भी इसको 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ना पड़ेगा। और जब आप ऐसे पढ़ोगे तो ये दोनों दिशाओं में समान रूप से पढ़ा जाएगा। जैसे कुछ शब्द नहीं होते, जैसे रडार, तो रडार में चाहे इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो, है ना, रडार में चाहे इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो, दोनों में रडार ही पढ़ा जाएगा। वैसे ही इसके अंदर भी दोनों में सेम पढ़ा जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको पढ़ना 5 प्राइम से 3 प्राइम ही है, या फिर 3 प्राइम से 5 प्राइम पढ़ रहे हो तो इसमें भी 3 प्राइम से 5 प्राइम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है? अब ये जो GAATTC, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस किसकी होती है? एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जिसका नाम EOR फर्स्ट है। ये किसकी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है? कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो ये EOR फर्स्ट की पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। पूछ ले आपको EOR फर्स्ट की पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है? GAATTC। ठीक है, चलो एक छोटा सा पॉइंट और लिख लो। सबसे पहले खोजा गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा था? हिंद सेकेंड। ये सबसे पहले खोजा गया था, हिंद सेकेंड। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हमारा क्लियर हो गया। किसी को कोई दिक्कत? सबसे पहले खोजा गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा है? हिंद सेकेंड। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या कर लिया, इसको लिखो, पहले लिख लिया। चलो, अब जो सेकेंड स्टेप क्या था? कट डीएनए फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना। अब मैंने आपको पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम समझाया कि वो क्या होता है, वो कैसे कट लगाता है। अब आपको समझ आ गया। अब ये आपका काम जाने, ये जाने। अब क्या किया, हमारे पास तो ये डीएनए था, है ना, हमारे पास तो ये डीएनए था। इस डीएनए के अंदर ये क्या करेगा? कट लगाएगा अपनी पहचान। मान लो अपने पास EOR फर्स्ट हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम में लिया। ध्यान से समझना, मैं कह रहा हूँ समझ में आएगा। EOR फर्स्ट हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लिया, तो ये क्या करेगा? इस संपूर्ण डीएनए के अंदर कट लगाएगा। ठीक है, तब जो है कट तो बहुत सारे लग जाएंगे भाई, एक इतने कट लग जाएगा, एक इतने का लग जाएगा, एक इतना का लग जाएगा, एक इतने का लग जाएगा, है ना। तो भाई पूरा लंबा डीएनए है, उसके अंदर जहां जहां पे उसको सीक्वेंस मिलेगी वहां पे बहुत कट लगा देगा भाई। GATTC एक जो है वो कुछ ही दूरी पे मिल गया तो छोटा कट लगा दिया, उसमें छोटा सा टुकड़ा आ गया। कुछ दूरी पर एक लंबे दूरी के बाद जो है वो उसको सीक्वेंस मिला तो एक लंबा टुकड़ा बन गया। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं समझो तो क्या करूं बताओ। EOR फर्स्ट जो है ये इस संपूर्ण डीएनए के अंदर लंबाई की जांच करता है, जहां जहां पे इसको अपनी सीक्वेंस मिलती है वहां पे कट लगाते जाएगा। और जब कट लगाएंगे तो बहुत ज्यादा इसमें आपको अलग अलग लंबाई वाले खंड मिल जाएंगे। ठीक है, इसको लिख दूं मैं। संपूर्ण डीएनए पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अपनी विशिष्ट अनुक्रम पर कट लगाता है, जिससे अलग अलग लंबाई वाले डीएनए के खंड मिल जाते हैं। अलग अलग लंबाई वाले डीएनए के खंड मिलते हैं। समझ आ गया? अब तो मैंने लिख दिया आपके लिए। ये आप किताबों में ढूंढ लेना, कहीं मिल जाए मुझे बता देना पर्सनली, कहीं भी नहीं मिलेगा। ये चीजें समझने की है, अपने खुद की तरफ से लिखने की है। अगर आपने प्रोसेस को, मैं फिर से कह रहा हूं, ढंग से समझ लिया तो बायोटेक्नोलॉजी सबसे इजी लगेगी, और आपको समझ में नहीं आया तो सबसे डिफिकल्ट लगेगी। ठीक है, पूरा एक अच्छे से पढ़ा रहा हूं मैं आपको। अब ये मैंने कहा कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अलग अलग कट लगाएगा तो वहां पे हमें अलग अलग लंबाई के डीएनए मिल जाएंगे, है ना। अब देखो, हमें तो एक अपनी वांछित लंबाई का डीएनए चाहिए। वांछित जो जीन है वो एक फिक्स लंबाई का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी लंबाई का अपन ले लेंगे। हमारी जो
वांछित लंबाई का खंड चाहिए, इसके लिए एक तकनीक होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाम सुना आपने? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये मैं आपको बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं एकदम। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? मिश्रण में मौजूद, इसको आप कनेक्ट कर पाओगे, मिश्रण में मौजूद डीएनए के खंडों को उनके लंबाई या साइज के अनुसार पृथक करना। यानी अब जो अलग अलग लंबाई के खंड है, उन टुकड़ों को हम उसकी साइज के अनुसार अरेंज कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि अब साइज जब अपन को पता चल जाएगी, ये इतना बड़ा, ये इतना छोटा, तो अपन को जो चाहिए, जितनी लंबाई का अपन को चाहिए, अपन उसमें से वो निकाल सकते हैं। तो पहले जो ये डीएनए के अलग अलग टुकड़े का मिक्सचर हमें मिला, उसको हम एक अरेंज करेंगे, और उसको अरेंज करने के लिए जो तकनीक होती है उसको कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है? मिश्रण में मौजूद डीएनए की जो अलग अलग लंबाई के खंड है, उनको उनकी साइज के अनुसार पृथक करना, एक सीक्वेंस में डालना, उसको कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कैसे होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में? देखो, इसके अंदर क्या करते हैं, ऐसे दो प्लेटें लेते हैं, ये दो प्लेटें ली। अब यहां पे ये जो प्लेटें हैं ना, इसके अंदर अपन डाल देते हैं एग्रोज जेल। इसके अंदर ये हमने क्या डाल दिया? एग्रोज, ये हमने डाल दिया इसमें एग्रोज जेल। यानी कि इसके अंदर माध्यम या मैट्रिक्स के रूप में अपन दो ये जो प्लेटें लेते हैं, उनके बीच में एग्रोज जेल डाल देते हैं। ठीक है, अब यहां पे एग्रोज जेल डाल दी, ध्यान से सुनना। सुनो ध्यान से। अब ये हमने क्या ले ली? दो प्लेटें ले ली। इसके अंदर, प्लेटों के अंदर हमने भर दिया एग्रोज जेल। यानी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर मैट्रिक्स के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? सवाल आ जाए तो किसका करते हैं? एग्रोज जेल का। ठीक, अब ये जो प्लेटें हैं, इसके इस साइड जो है कैथोड और इस साइड है एनोड। इस साइड जो है कैथोड और इस साइड है एनोड। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसको क्या कर दिया जाता है? यहाँ पे जो डीएनए का मिक्सचर है, उसको इसके अंदर डाला जाता है। डीएनए मिक्सचर को यहाँ पे अंदर डाला जाता है, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो है वो अप्लाई किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जाता है। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ये जो डीएनए के खंड है, डीएनए के अलग अलग लंबाई वाले जो खंड है, वो विद्युत क्षेत्र की वजह से यहाँ पे जेल के अंदर क्या हो जाएगा? छिद्रण प्रभाव उत्पन्न होगा। यानी कि जेल के अंदर छिद्र हो जाएंगे। ठीक है, समझो आसान भाषा में, जेल के अंदर छिद्र हो जाएंगे तो डीएनए के खंड जो है ना, वो अपनी साइज के अनुसार आ जाएंगे। साइज के अनुसार कैसे? जो सबसे छोटा होगा वो सबसे नीचे, जो उससे बड़ा होगा वो उससे ऊपर, जो उससे बड़ा होगा उससे ऊपर, जो सबसे बड़ा होगा वो यहाँ पे, है ना। तो साइज के अनुसार ये पृथक हो जाते हैं। जो सबसे छोटा होगा वो यहाँ पे, और जो सबसे बड़ा होगा वो यहाँ पे। किसकी वजह से? विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, छिद्रण प्रभाव की वजह से डीएनए के खंड अपनी साइज के अनुसार अलग अलग अरेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे अरेंज हो गए। अरेंज होने के बाद हमें जो भी लंबाई वाला खंड चाहिए, मान लो सपोज करिए हमें ये लंबाई वाला खंड चाहिए, और ये यहाँ पे मिला हमारे को, तो अपन क्या करेंगे? इस जेल में से इसको कट कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। इसको कहते हैं एल्यूजन। समझ गए इस चीज को? ये डायग्राम बना लो पहले, फिर इसकी मैं प्रोसेस समझाता हूं आपको। इसको मिटा दो, यहां पे आएगा नहीं, अगर आएगा तो मैं लिख देता हूं। मैट्रिक्स के रूप में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है, मैट्रिक्स के रूप में एग्रोज जेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैट्रिक्स के रूप में इसमें क्या किया जाता है? एग्रोज जेल का प्रयोग किया जाता है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में
विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में डीएनए के खंड अपनी साइज के अनुसार अरेंज हो जाते हैं। समझ आई बात? पूरा नहीं है, मैंने कहा ना। पहले आप देखो इसको, फिर मैं आपको समझाता हूं दोबारा। मैट्रिक्स के रूप में एग्रोजेल का उपयोग होता है। अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो डीएनए के अलग अलग फ्रेगमेंट्स हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ जो है वो अपनी साइज के अनुसार क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब ऊपर वाले को मिटा रहा हूं मैं इसको, ये तो आपको समझ आ गया। ये अरेंज हो गए, साइज के अनुसार अरेंज हो गए। अब देखो, अब क्या करेंगे, ये अपन को टुकड़े दिखेंगे नहीं। ये कैसे होते हैं, दिखेंगे नहीं, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, अभिरंजन हेतु, अभिरंजन का मतलब उनके दिखने के लिए कुछ कलर डाई डाला जाता है। अभिरंजन हेतु ईटीबीआर, ईटीबीआर का पूरा नाम है इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड। अभिरंजन हेतु ईटीबीआर का प्रयोग होता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यूवी रेज डालने पर ये बैंड्स ऑरेंज कलर के दिखाई देते हैं। ऑरेंज कलर के दिखाई देते हैं। ठीक है, ऑरेंज कलर के दिखाई देते हैं। ये थी आपकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। समझ में आई कि नहीं आई बताओ? ये पूरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। एक बार फिर से समझाऊं कि समझ में आ गई? बताओ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, जो अलग अलग डीएनए के खंड हमें मिले उनको अपन एक दो प्लेटें लेते हैं, उन प्लेटों के बीच में एग्रोजेल भरते हैं। एग्रोजेल भर के इस डीएनए के मिक्सचर को अंदर डाल दिया। अब यहाँ पे इन प्लेटों के अंदर ऊपर वाला सिरा कैथोड, नीचे वाला एनोड। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लगाया, विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया, तो जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स है वो डीएनए के फ्रेगमेंट्स उस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कैथोड से एनोड की तरफ अरेंज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? जेल के छिद्रण प्रभाव की वजह से। जो जेल इसके अंदर हमने डाला एग्रो जेल, वो क्या हो जाएगा, उसमें छिद्र बन जाएंगे और छिद्र के अनुसार जो है वो अपने हिसाब से नीचे जाएंगे। सबसे छोटे वाला नीचे, सबसे ऊपर बड़ा वाला ऊपर हो जाएगा। अब ये अपन उसको देख नहीं सकते क्योंकि कलरफुल नहीं होता है। अब उसको देखने के लिए हम उसके अंदर एक डाई मिलाते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड, ईटीबीआर। ठीक है, अब ये डाई जब इसके अंदर मिला दी तो ये डाई क्या करेगी, इन टुकड़ों के बीच में जो है वो अपने आप को जोड़ देगी। अब जब इसके ऊपर अपन इन बैंड्स के ऊपर या इन टुकड़ों के ऊपर जब अपन यूवी रेडिएशन डालेंगे तो ये ऑरेंज कलर के बैंड्स हमें दिखाई देंगे, है ना, ऑरेंज कलर के बैंड्स हमें दिखाई देंगे। और अब जो हमारे काम की लंबाई वाला डीएनए का खंड है उसको अपन, मान लो ये है, तो उस जेल को काट करके अपन अलग कर लेंगे। इसको इल्यूजन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इल्यूजन कहा जाता है। इल्यूजन क्या होता है? हिंदी में कहते हैं इसको निक्षालन। वांछित लंबाई वाले डीएनए खंड को अलग करना, ये क्या हो जाएगा? इल्यूजन हो जाएगा। सीक्वेंस पर लिखना है, तुम ऊपर मत लिखना, मेरे पास नीचे जगह नहीं है। ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर ये लिखना। ठीक है, तो कैसे लिखोगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? पहले तो होती क्या है, मिश्रण के अंदर मौजूद डीएनए के अलग अलग लंबाई वाले खंडों को उनकी साइज के अनुसार अरेंज करना, ये होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये डायग्राम बनाओगे तो आपको लगभग चीजें क्लियर हो जाएगी। फिर आपको लिखना है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में माध्यम के रूप में एग्रोजेल का प्रयोग किया जाता है।
होता क्या है कि जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर एग्रो जेल होता है, ये तो बताइए। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो डीएनए के अलग अलग खंड है वो कैथोड से एनोड की तरफ अरेंज हो जाते हैं जेल के छिद्रण प्रभाव की वजह से। ठीक है, अब ये हमें नंगी मतलब नंगी तो क्या, कलरफुल नहीं होते तो दिखाई नहीं देंगे। इनको देखने के लिए हम इसमें एक डाई मिलाते हैं जिसका नाम है ईटीबीआर, इथिडियम डाई, इथिडियम ब्रोमाइड। अब इथिडियम ब्रोमाइड जब मिलाएंगे तो उसका रंग जो है वो कलर आ जाएगा। अब उसके ऊपर यूवी रेडिएशन डालेंगे तो वो गुलाबी रंग के बैंड्स दिखाई देंगे। अब उस गुलाबी रंग के बैंड्स को देख करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारी जो डीएनए जो हमें चाहिए ये इस लंबाई का चाहिए, तो वो लंबाई वाला जो डीएनए है उस जेल में से उसको काट करके अपन अलग कर लेंगे और उसको कहते हैं एल्यूजन या निक्षारण। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आ गया? चलो मिटाओ इसको। अब देखो सुनो, अब हमने क्या कर लिया, अब हमें वांछित लंबाई का डीएनए मिल गया, यानी कि वांछित जीन मिल गया। अब जाके वांछित जीन मिला है, अब जाके वांछित जीन अपन को मिला है। ठीक है, अभी तक क्या क्या प्रोसेस हुआ? सोर्स डीएनए का पृथक्करण, एक बार फिर से समझा रहा हूं। पहला स्टेप था सोर्स डीएनए का पृथक्करण। क्या किया उसमें? सोर्स डीएनए के पृथक्करण के लिए कोई जीव अपन ने पकड़ा जिसमें से अपन वांछित जीन निकालना चाहेंगे। उस जीव की कोशिका को बाहर निकाला, क्योंकि जीन कोशिका के अंदर होता है। कोशिका को बाहर निकाला। अब हमारे पास कई सारी समस्या आई कि सबसे पहले तो उसकी कोशिका भित्ति हटाओ। कोशिका भित्ति हटाने के लिए हमने अलग अलग एंजाइम लिए। भाई सेल्यूलोज की बनी है तो सेल्यूलोज पेक्टिनेज, अगर काइटिन की बनी है तो काइटिनेज, अगर वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है तो उसके लिए हमने लाइसोजाइम लिए। कोशिका भित्ति हट गई। अब कोशिका भित्ति हट गई तो उसके अंदर आरएनए भी है, प्रोटीन भी है। उनको हटाने के लिए आरएनए के लिए क्या कहते हैं उसको, राइबोन्यूक्लियस, और प्रोटीन को हटाने के लिए प्रोटीनेज। अब हमारे पास केवल और केवल डीएनए बचा। अब डीएनए जो है वो द्रवित अवस्था में था, उसको हमें चाहिए प्रेसिपिटेट फॉर्म में जमा हुआ। तो उसके लिए हमने क्या लिया, एक जे शेप ट्यूब ली और उसके अंदर ऊपर से चिल्ड इथेनॉल डाला, है ना। जे शेप ट्यूब ली, उसमें उस लिक्विड डीएनए को डाला, ऊपर से चिल्ड इथेनॉल डाला, तो वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में अपन को मिल गया। इस प्रोसेस को अपन ने क्या कह दिया, स्पूलिंग कह दिया। समझ गए बात को? ठीक है। अब उसके बाद हमें जो डीएनए मिला जो पूरा, अब उसके अंदर हमें क्या करना है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसमें कट लगाने हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पूरा थोड़ी चाहिए हमें, तो एक वांछित लंबाई का डीएनए खंड चाहिए, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसमें कट लगाएगा। अब उसके बाद हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में जो जानकारी थी वो ली कि भाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, काम कैसे करता है, वो चीजें मैंने आपको बताई कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के अंदर विशिष्ट अनुक्रम को पहचानते हुए कट लगाता है। वो जो विशिष्ट अनुक्रम होता है उसको अपन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, ये दो समान नाइट्रोजन बेस के बीच में कट लगाता है। ये चीजें हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में जानी। ठीक है, ताकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारा क्लियर हो जाए। अब हमने कहा कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो हमारे काम का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है, उसमें भी जो स्टिकी एंड बना है वो काम का होता है। अब उस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के जो है वो पूरे डीएनए के अंदर कट लगाएगा। अब कट लगाएगा तो अलग अलग लंबाई के डीएनए के खंड मिल जाएंगे अपन को, लेकिन अपन को तो एक वांछित लंबाई का डीएनए का खंड चाहिए, है ना। तो कट लगाएगा तो अलग अलग डीएनए मिल जाएंगे। अब उसके लिए हमें जो वांछित लंबाई वाला डीएनए का खंड चाहिए, उसके लिए हम एक और मेथड लगाते हैं जिसको कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो अलग अलग लंबाई वाले डीएनए के खंड है, इस विधि के द्वारा हम उनको क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। सबसे बड़े वाला ऊपर, सबसे छोटे वाला नीचे, और वो अपनी साइज के अनुसार अरेंज हो जाते हैं। एग्रो जेल का इसमें प्रयोग किया जाता है, ईटीबीआर डाई का प्रयोग किया जाता है। ये 2-3 कॉमन सवाल इसमें से बनते हैं। ठीक है, अब जो लंबाई वाला डीएनए का खंड अपन चाहिए उसको अपन क्या करते थे, देख के जो ऑरेंज बैंड्स हैं उसकी वजह से हमें दिखाई दे देता है, और उसको अपन अलग कर लेते हैं जिसको एल्यूजन कहते हैं। और ये हमने अलग कर दिया, यहां तक पहुंचे अभी हम, ये हमने अलग कर दिया। अब ये जो है ना, ये हमने अलग तो कर लिया, अब ये तो सिर्फ एक अलग किया। इतना काम करने के बाद सिर्फ एक खंड मिला अपन को, एक फ्रेगमेंट। अब अपन को इस एक डीएनए के खंड से लाखों करोड़ों प्रतिलिपियां बनानी है, फोटोकॉपी बनानी है। और उसके लिए एक तकनीक होती है जिसका नाम है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर क्या होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करती क्या है ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वांछित डीएनए खंड की, वांछित डीएनए खंड की कई गुना, यानी कि अरबों कह सकते हैं, अरबों प्रतिलिपियां बहुत कम समय में
बनाई जा सकती है। ये इस तकनीक का उद्देश्य है। इस तकनीक में होता क्या है कि जो वांछित लंबाई वाला डीएनए का खंड हमें मिला, उस एक खंड की अरबों करोड़ों लाखों जो भी कहो उतनी सारी प्रतिलिपियां ये बहुत कम समय में बना के आपको दे देगा। इसलिए हमने पीसीआर ली। अब पीसीआर जो है इसके अंदर एक नाम जो आपको ध्यान रखना, पीसीआर तकनीक दी किसने, तो वो ध्यान में रखना है आपको, कैरी बैंक्स मुलिस। ऊपर लिख दो, कैरी मुलिस। इस तकनीक के प्रतिपादक कौन है? कैरी मुलिस। और शायद 1983 में ये तकनीक इन्होंने इजाद की थी, कैरी मुलिस 1983 में। ठीक है, समझिए मेरी बात को। होता क्या है पीसीआर में, जो वांछित लंबाई का डीएनए का खंड है उसकी लाखों करोड़ों प्रतिलिपियां बहुत कम समय में बनाई जाती हैं इस तकनीक के द्वारा। अब पीसीआर में होता क्या है, कैसे बनाई जाती है, तो इसके 3 स्टेप है। इसके 3 स्टेप है। पहला जो स्टेप है उसको अपन कहेंगे डीनेचुरेशन, विकृतीकरण। हिंदी में विकृतीकरण, इंग्लिश में डीनेचुरेशन। विकृतीकरण या डीनेचुरेशन। इसके अंदर क्या होगा, मान लो ये आपका क्या है, मान लो ये आपका क्या है, डीएनए। ठीक है, ये आपका डीएनए है 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम, और इसके अंदर ये नाइट्रोजन क्षार है जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए। आप सबको पता है कि जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, दोनों रज्जुकों के नाइट्रोजन क्षार आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ पे ये जुड़े हुए हैं। डीनेचुरेशन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो लगभग होता है 95 या 94 डिग्री सेल्सियस, और उस इतने ज्यादा टेम्परेचर की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बीच में से टूट जाते हैं और ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ये दोनों खंड क्या हो जाते हैं, पृथक पृथक हो जाते हैं। ये इसके अंदर होता है। डीनेचुरेशन में क्या होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसके बीच में वो टूट जाएंगे। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स का टूटना, ये काम होता है इसमें। सेकंड जो स्टेप है वो हमारा क्या है, डीनेचुरेशन के बाद में आता है एनीलिंग, जिसको कहते हैं तापानुशीलन या एनीलिंग। ये दूसरा स्टेप है। इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर प्राइमर्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएंगे, प्राइमर्स, यहां पे प्राइमर्स जुड़ जाएंगे ऐसे। ये तो इसके अंदर स्टेप में क्या होता है, प्राइमर्स का जुड़ना। इसमें क्या होगा, प्राइमर्स का जुड़ना। ठीक है, और थर्ड स्टेप में फाइनली वो प्राइमर्स क्या हो जाएंगे, आगे बढ़ के इसका निर्माण कर देंगे, एक नई सीक्वेंस का यहाँ पे निर्माण कर देंगे। ये इसके अंदर नया डीएनए 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम था, तो ये 3 प्राइम से 5, यानी एक नया डीएनए यहाँ पे इन्होंने और इसका फोटोकॉपी बना दी। ऐसे ये करोड़ों फोटोकॉपी, अपने तो एक समझाए कि इससे एक बनाए। ये जो तीसरा स्टेप होता है इसको कहते हैं प्रसार, एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये 3 स्टेप में पूरी होती है। सबसे पहले जो डीएनए का खंड था उसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेंगे और उसको अपन कहते हैं विकृतीकरण या डीनेचुरेशन। यहाँ पे टेम्परेचर 94 डिग्री सेल्सियस रहता है। उसके बाद यहाँ पे लगभग 72 रहता है, 72 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ये जो प्राइमर हमने जुड़े, ये लिखा ना कि तापानुशीलन जो प्रोसेस होता है उसके अंदर प्राइमर्स ऐड होंगे। अब ये प्राइमर जब इसके अंदर यहाँ पे तीसरे स्टेप में क्या होगा, इनका प्रसार होगा, नाम भी लिखा हुआ है प्रसार। प्रसार का मतलब ये आगे बढ़ेंगे, पूरी लंबाई के साथ इनकी ये बन जाएगी। तो ये प्राइमर्स, यहाँ पे जो प्रसार होता है यहाँ पे एक एंजाइम काम आता है, उसका नाम है टेक एंजाइम, टेक डीएनए पॉलीमरेज। टेक डीएनए कहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे एक एंजाइम काम आता है, उसका नाम है टेक डीएनए पॉलीमरेज। यानी कि इनके प्राइमर्स को आगे बढ़ाने के लिए एक एंजाइम काम आता है जिसका नाम है टेक डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब टेक डीएनए पॉलीमरेज के बारे में 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो टेक डीएनए पॉलीमरेज जो है, इसके नाम से ध्यान सुनो, टेक यानी कि थर्मस एक्वेटिक बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। नाम से पता चलता है थर्मस
एक्वेटिक बैक्टीरिया से प्राप्त होता है और ये एक थर्मोस्टेबल एंजाइम है। कैसा है? थर्मोस्टेबल एंजाइम। थर्मोस्टेबल का मतलब उच्च तापमान में भी सक्रिय रहने वाला। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर देखो 72 डिग्री सेल्सियस, इतना हाई टेम्परेचर है, तो यहाँ पे जो एंजाइम प्राइमर्स को बढ़ाएगा वो यहाँ पे सक्रिय तो रहना चाहिए। ऐसा नहीं इतने टेम्परेचर में वो खुद ही नष्ट हो जाए। इसलिए यहाँ पे टेक डीएनए पॉलीमरेज जो है वो एक थर्मोस्टेबल एंजाइम होता है। ठीक है, तो ये बात आप लिख लेना। कहाँ पे लिखोगे? जगह नहीं है जगह। ये प्राप्त होता है थर्मस, हिंदी में लिख देता हूं, थर्मस एक्वेटिस, जीवाणु से। और ये एक थर्मोस्टेबल एंजाइम है, थर्मोस्टेबल एंजाइम। थर्मोस्टेबल का मतलब उच्च तापमान में भी सक्रिय रह सकता है। हिंदी में लिख लेना चाहो तो लिख लो, थर्मोस्टेबल का मतलब उच्च तापमान में भी सक्रिय रहता है। प्रोसेस समझ में आ गया पीसीआर का? बहुत सिंपल है। पीसीआर होती क्या है? वांछित डीएनए के खंड की कई गुना प्रतिलिपियां बना देती हैं। प्रतिपादक कैरियोलिस हैं। 3 स्टेप इसमें होते हैं। सबसे पहले जो स्टेप होता है उसका नाम कौन सा है? डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन के बाद एनीलिंग और तीसरा एक्सटेंशन। तीनों में काम क्या होगा? डीनेचुरेशन के अंदर जो डीएनए का खंड है उसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, दोनों रज्जुक अलग अलग हो जाएंगे। दूसरा स्टेप होता है तापानुशीलन या एनीलिंग। एनीलिंग के अंदर क्या होगा? ये जो दोनों खंड है इनके अंदर एक एक प्राइमर्स का निर्माण हो जाएगा। प्राइमर्स क्यों जुड़ते हैं? ताकि वो आगे जो है वो नई स्ट्रैंड बना सके। इसके अंदर भी एक नई स्ट्रैंड बनेगी, इसके अंदर भी नई स्ट्रैंड बनेगी। तो ये प्राइमर्स यहाँ पे जुड़ते हैं किसमें? दूसरे स्टेप में। फिर तीसरे स्टेप के अंदर जो है वो प्राइमर्स का एक्सटेंशन होता है, यानी कि प्राइमर्स आगे बढ़ते हैं, इनका विस्तार होता है। और इसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो होता है टेक डीएनए पॉलीमरेज। अब टेक डीएनए पॉलीमरेज थर्मस एक्वेटिक बैक्टीरिया से प्राप्त होता है और एक थर्मोस्टेबल एंजाइम है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है इस वजह से। और ये यहाँ पे देखो, एक डीएनए से हमने 2 डीएनए प्राप्त कर लिए। ये केवल समझने के लिए, इसकी कई सेकंड में कई गुना प्रतिलिपियां बन जाती है। बस इतना सा आप याद रखो। ठीक है, समझ गए इतनी बातों को? ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इसका, मिटा दो भाई। ठीक, अभी तक हमने कितने स्टेप पढ़े हैं? 2 स्टेप या 4 मान लो। जैसे आप अलग अलग स्टेप लिखना चाहोगे भाई, सबसे पहले सोर्स डीएनए का पृथक्करण, फिर कट फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, फिर आप कह सकते हो कि वांछित डीएनए की वांछित लंबाई वाले डीएनए का पृथक्करण जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से किया। फिर हमने चौथा स्टेप पढ़ा कि जो वांछित डीएनए उसकी कई गुना प्रतिलिपियों का निर्माण। वैसे अगर देखा जाए तो 2 स्टेप पढ़े अपने, सोर्स डीएनए का पृथक्करण और फिर कट फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो वांछित डीएनए अब मिल गया। अब तीसरा जो स्टेप होता है, जो वांछित जीन हमें मिला, जो वांछित जीन हमें मिला, उस वांछित जीन को वेक्टर में ऐड करना। वांछित जीन को वेक्टर में ऐड करना। अब आप कहेंगे सर वेक्टर क्या नहीं मिला है? देखो, वांछित जीन हमें मिल गया, उससे हम करना क्या चाहते हैं? वांछित जीन हम ढूंढ के इतनी देर ढूंढ रहे थे, क्या करेंगे वांछित जीन? अच्छा नहीं, वांछित जीन को हम किसी दूसरे जीव में डालेंगे, जिसको अपन कहते हैं होस्ट सेल, प्रपोषी कोशिका, उसमें डालेंगे। क्यों डालेंगे भाई? जैसे ई कोलाई जो है वो एक सेकंड के अंदर अपनी कई गुना प्रतिलिपियां बनाता है, तो जब वो जीन उसके अंदर डालेंगे तो उसकी भी कई गुना प्रतिलिपियां बन जाएगी, है ना? तो वो जीन हम दूसरे जीन में डालना चाहते हैं, और दूसरे जीन में डालने के लिए हमें क्या चाहिए? वेक्टर, एक माध्यम जो उस जीन को लेके उसमें जा सके। भाई जैसे कि मुझे कहीं जाना है, मुझे कहीं जाना है, किसी दूसरे शहर में जाना है, तो मुझे जाने के लिए एक माध्यम चाहिए। मैं बस से जाऊं, मैं ट्रेन से जाऊं, मैं एरोप्लेन से जाऊं, जो इतना तो खर्चा है नहीं एरोप्लेन वाला तो, लेकिन एक इमेजिन करिए कि उसको कोई ना कोई माध्यम चाहिए, और वो माध्यम जो है वो वेक्टर होता है, वाहक होता है। वो क्या होता है? वेक्टर या वाहक होता है। तो तीसरा स्टेप क्या होता है? वांछित जीन का, वांछित जीन को वेक्टर में जोड़ना। ये तीसरा स्टेप। वेक्टर में क्यों जोड़ेंगे? कारण समझ आ गया? ताकि वो उसको लेकर के वहां पे जाए गंतव्य स्थान पर। ठीक है, अब इसको तो बाद में समझेंगे, पहले तो ये समझे वेक्टर क्या है। वेक्टर हिंदी में कहते हैं वाहक। वेक्टर हिंदी में इसको कहते हैं वाहक। तो ये क्या होते हैं? डीएनए के मॉलिक्यूल, डीएनए के, वेक्टर भी एक डीएनए ही होगा, डीएनए के मॉलिक्यूल जो वांछित जीन
या कहीं कहीं पे इसका नाम मिलता है विदेशी जीन, तो कंफ्यूज नहीं होना, यही है विदेशी जीन, वांछित जीन। जो वांछित जीन या विदेशी जीन को परपोषी कोशिका होस्ट सेल, परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करने का कार्य करता है, स्थानांतरित करने का कार्य करता है। ठीक है, परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करने का काम करेगा। अब आपसे पूछ ले कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जेनेटिक इंजीनियरिंग नाम पूरा लिख लेना, मैं सर्वाधिक सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाले वेक्टर कौन से हैं? सर्वाधिक उपयोग में लिए जाना वाला वेक्टर, लिया जाने वाला वेक्टर, और उसका नाम है प्लाज्मिड, उसका नाम है प्लाज्मिड। तो ये दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अगर पूछ लें कि वेक्टर जो सबसे ज्यादा प्रयोग में लिया जाता है वो होता है प्लाज्मिड। ठीक है, अब देखो यहां पे वेक्टर अलग अलग होंगे। अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया के केस में, यानी कि जीवाणु के केस में, तो जीवाणु के केस में जो वेक्टर काम में आते हैं वो तो या तो प्लाज्मिड होता है या बैक्टीरियोफेज होता है, या बैक्टीरियोफेज होता है। यानी कि अगर कोई वांछित जीन हमें जीवाणुओं के अंदर डालना है तो उनके लिए हम प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज का प्रयोग करेंगे। अगर कोई मान लो कोई वांछित जीन हमें जो है वो जंतुओं में डालना है, किस में डालना है? जंतुओं के अंदर डालना है, एनिमल में, तो उनके अंदर जो वेक्टर होगा वो होता है रिट्रोवायरस। उनके अंदर वेक्टर का रूप में काम कौन करेगा? रिट्रोवायरस। और अगर कोई प्लांट है उसके अंदर हमें वांछित जीन डालना है तो उसके अंदर जो वेक्टर आएगा वो आएगा टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड। और ये किससे प्राप्त किया जाता है? ये प्राप्त किया जाता है एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ट्यूमीफेसियंस, इससे प्राप्त किया जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। इतनी बातें समझ में आई? अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी समाप्त नहीं हुआ। मैडम क्या मार कर ही गिर जाता है। तुम्हें इतनी बातें समझ में आई? वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्या काम करता है? जीवाणुओं के अंदर अगर कोई वांछित जीन डालना है तो उसमें वेक्टर कौन सा होता है? जंतुओं में डालना है तो उसके लिए वेक्टर कौन सा होता है? पादपों में डालना है तो उसके लिए वेक्टर कौन सा होता है? ये हमें समझना है। अब ज्यादातर केस में हम जो ये बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं वांछित जीन को बैक्टीरिया में ही डालते हैं। इसलिए अपन को जो पढ़ना है ना वो प्लाज्मिड पढ़ना है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रयोग किसका होता है? प्लाज्मिड का। तो अपन को अब इसमें सबसे ज्यादा फोकस करना है प्लाज्मिड पे, बाकी कुछ भी नहीं। नाम याद रख लेना कि ये वेक्टर होते हैं। अब अपन प्लाज्मिड पे आएंगे, ठीक है? अब अपन क्या आएंगे? प्लाज्मिड पे आएंगे। पहले आप इनको लिख लो। एक चीज मैं बताना भूल गया, वेक्टर जो है उसको अपन आणविक वाहन कहते हैं। जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को अपन ने आणविक कैंची कहा, वैसे ये आणविक वाहन है, व्हीकल, मॉलिक्यूलर व्हीकल है। ठीक है, चलो अब देखो, अब अपन को जो है वेक्टर पढ़ने से पहले एक चीज ध्यान रखनी है कि एक आदर्श वेक्टर के क्या क्या गुण होने चाहिए, आइडियल वेक्टर के क्या क्या गुण होने चाहिए। आइडियल वेक्टर के गुण, यानी कि जो वेक्टर हम काम में ले रहे हैं उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। पहला गुण, उसके अंदर स्वयं का ओराई रीजन होना चाहिए, स्वयं का ओराई रीजन होना चाहिए। सर क्यों? नहीं होगा तो क्या होगा? ओराई रीजन क्या करता है? अगर वेक्टर के अंदर ओराई रीजन है तो उसके अंदर वेक्टर के अंदर गुण होगा कि वो अपनी स्वयं की प्रतिलिपि बनाएगा, स्वयं की फोटोकॉपी बनाएगा। और चूंकि हमने उसके अंदर हमारा वांछित खंड तो उस वेक्टर में जोड़ ही रखा है, तो अगर वो स्वयं की बनाएगा तो उसकी तो साथ ही साथ बन जाएगी, है ना? तो ये जो है परपोषी कोशिका में अपनी फोटोकॉपी बनाने के लिए बहुत आवश्यक होता है, इसलिए उसके अंदर स्वयं का ओराई रीजन होना चाहिए। दूसरा, उसके पास सिलेक्टेबल
मार्कर जीन होने चाहिए। ये क्या काम आते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। सिलेक्टेबल मार्कर जीन इसलिए होना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि कौन सी जीव जो है उसके कौन सी सेल ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सी सेल नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है ना। तो ये पता लगाने के लिए सिलेक्टेबल मार्कर जीन। तीसरा, वो जो है उसका आकार छोटा होना चाहिए, छोटा आकार क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ये कुछ गुण हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो अब अपन पढ़ेंगे PBR 322 जो सबने सुन रखा है। मिटाओ इसको। अब आप पढ़ेंगे PBR 322। ये एक प्रकार का वेक्टर है PBR 322। ये क्या है, एक वेक्टर है। PBR 322 के अंदर आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि PBR 322 की जो साइज होती है, आकार जो होता है वो कितना होता है, 4.36 KB का, 4.36 KB। इसके अंदर दो रिस्ट्रिक्शन साइट होती है, दो रिस्ट्रिक्शन साइट होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है एम्पिसिलिन और एक होती है टेट्रासाइक्लिन। दो रिस्ट्रिक्शन साइट होती है, एक एम्पिसिलिन एक टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो क्या दो सेलेक्टेबल मार्कर जीन होते हैं। ये क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर जीन, दो सेलेक्टेबल मार्कर जीन, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। और 8 इसके अंदर क्या होती है, रिस्ट्रिक्शन साइट होती है। 8 इसमें रिस्ट्रिक्शन साइट होती है। कितनी, 8, जिसमें से 5 तो सेलेक्टेबल मार्कर जीन के अंदर होती है और 3 बार होती है। बार वाली हमारे काम की नहीं है। जो सेलेक्टेबल मार्कर जीन के अंदर रिस्ट्रिक्शन साइट है 5, वो हमारे काम की है। क्यों, क्योंकि जो वांछित जीन है ना उसको हम प्लाज्मिड में जोड़ेंगे तो प्लाज्मिड के अंदर केवल वहीं पे जोड़ सकते हैं जो सेलेक्टेबल मार्कर के जीन के अंदर रिस्ट्रिक्शन साइट है। समझे कि नहीं समझे, ध्यान से सुनो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम प्लाज्मिड में वांछित DNA को जोड़ेंगे, वांछित जीन को जोड़ेंगे। कहां पे जोड़ेंगे, वहां पे जोड़ेंगे, उस रिस्ट्रिक्शन साइट पे जोड़ेंगे जो सिलेक्टेबल मार्कर जीन के अंदर है। और सिलेक्टेबल मार्कर जीन के अंदर मैंने क्या कहा, 5 साइट है, 3 बाहर है। तो ये अब इसका डायग्राम देखना चाहो तो गोलाकार इस प्रकार का बना सकते हो। ये इसका ओराई रीजन हो गया, ठीक है। और ये इसके अंदर जो है आप मान लो एक जो है ये आपका सिलेक्टेबल मार्कर जीन और दूसरा ये आपका सिलेक्टेबल मार्कर जीन। तो ये हो जाएगा मान लो आपका एम्पिसिलिन, ठीक है, और ये हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन। अब इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन साइट होती है, ठीक है। 2 तो इसके अंदर होती है एम्पिसिलिन में, एक तो PST फर्स्ट और PBU फर्स्ट, और 3 इसमें होती है BAM1, SAL1 और EcoR फर्स्ट। अब इतना डिटेल में जाऊंगा तो तुम फिर कहोगे सर रहने दो, ठीक है। तो ये चलो 5 इसके अंदर होती है, बाकी 2 बार होती है, हिंद सेकंड वगैरह ये बार होती है, 3। ये डायग्राम है, बस रफली याद रखना इसको। मेन चीज ये इतनी है कि साइज इसकी इतनी होती है। 2 सेलेक्टेबल मार्कर जीन होते हैं इसमें, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, और 8 रिस्ट्रिक्शन साइट होती है इसके अंदर। 8 रिस्ट्रिक्शन साइट में से 3 तो सिलेक्टेबल मार्कर जीन के बाहर ही हो जाएगी और 5 इसके अंदर होगी, जिसमें से 2 इसके अंदर होगी और 3 इसमें होगी, ठीक है। चलो ये PBR 322 है। अब एक और नाम सुना होगा आपने, PUC8, इसको भी देख लेते हैं। PUC8 ये क्या होता है, तो इसके अंदर जो 2 सिलेक्टेबल मार्कर जीन होते हैं ना, सबसे पहले तो इसकी साइज कितनी हो जाएगी, 2.75 KB, ठीक है। इसके अंदर भी 2 सिलेक्टेबल मार्कर जीन होते हैं, इसके अंदर भी 2 सिलेक्टेबल मार्कर जीन होते हैं। एक आपका एम्पिसिलिन और एक होता है आपका लेक-जेड। अब लेक-जेड के बारे में एक खास बात आपको याद रखनी है कि ये जो है ना, ये एक एंजाइम को कोड करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को कोड करता है, ठीक है। ये इस एंजाइम को कोड करता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये वेक्टर है, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये,
दो वेक्टर हैं और ये आर्टिफिशियल वेक्टर हैं, कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं, PVR 322 और PUC 8। समझ में आ गया? वेक्टर समझ में आ गया बच्चों? अब कुछ अन्य वेक्टर होते हैं जैसे कि BAC क्या होता है, तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। YAC क्या होता है, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रख लेना। मिटाओ। अब देखो, अब अपन एक खतरनाक चीज पढ़ने वाले हैं। वो खतरनाक क्या है? अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये DNA रिकॉम्बिनेंट हो गया और ये DNA रिकॉम्बिनेंट नहीं हुआ? दो चीजें भाई, हमें कैसे पता चलेगा रिकॉम्बिनेंट DNA हो गया? का मतलब क्या है कि प्लाज्मिड के अंदर वांछित जीन जुड़ा कि नहीं जुड़ा। दो कंडीशन बन सकती है, प्लाज्मिड के अंदर वांछित जीन जुड़ा कि नहीं जुड़ा, ये भी पता करना है ना, ये भी तो पता करना है। तो इस चीज का पता करने के लिए, यानी कि रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट जो DNA है उसकी पहचान कैसे करेंगे, या फिर ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल की पहचान कैसे करेंगे। ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब है कि ई कोलाई के अंदर वेक्टर प्रवेश किया कि नहीं किया, ये भी तो है ना, वेक्टर कौन सी ई कोलाई में प्रवेश किया, कौन से में नहीं किया। इन चीजों को पहचानने के लिए अपन एक प्रोसेस पढ़ते हैं। ठीक है, सुनो ध्यान से। यानी कि रिकॉम्बिनेंट सेल को पहचानने का तरीका। अपन देसी भाषा में लिखेंगे खुद की। रिकॉम्बिनेंट सेल को पहचानने का तरीका, ध्यान से सुनना है, आराम से सुनना है। अगर आप मेरे साथ शुरुआत से नहीं सुनोगे तो लास्ट में आपको वो फिर क्या कहेंगे, समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक परग नली ले ली। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक परग नली ले ली। इस परग नली के अंदर हमने क्या डाल दिया, एक तो हमने डाल दिया इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन जो वांछित जीन, एक हमने डाल दिया इसमें, देखो एक तो हमने डाल दिया इसमें वांछित जीन, एक हमने डाल दिया इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक हमने इसमें डाल दिया लाइगेज। लाइगेज क्या काम करता है, उनको आपस में जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, और एक हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, वेक्टर। ये चार चीजें हमने इसके अंदर डाल दी। ठीक है, ये चार चीजें हमने इसके अंदर डाल दी। इस प्रणाली में क्या क्या डाला, चार चीजें। कौन सी, एक तो वेक्टर जिसके अंदर वांछित जीन को जोड़ना है, एक वांछित जीन स्वयं, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक लाइगेज। अब ये चारों क्यों डाली, समझ पा रहे? वांछित जीन को तो वेक्टर में जोड़ना है, तो ये दोनों तो चाहिए। अब वांछित जीन और वेक्टर को काटने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना भाई, हमने पढ़ा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, डीएनए को कट करता है। तो प्लाज्मिड या वेक्टर भी तो एक प्रकार का डीएनए ही है। तो जो वांछित जीन या वांछित डीएनए को कट लगाता है ना, वही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम प्लाज्मिड में भी कट लगाता है। इस चीज को ध्यान रखना, दोनों जगह कट कौन लगाएगा, यही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, तो ये कट लगाएगा, और कट लगाने के बाद अब उनको वापस जोड़ेगा कौन, लाइगेज। ये चार चीजें डाल दी। अब देखो, अब हमारे पास क्या क्या कंडीशन हो सकती है। अभी देखो हमें पता नहीं चला रिकॉम्बिनेंट नॉन, हम ये कंडीशन देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंडीशन आई। पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि मान लो ये हमने दोनों में कट लगा दिया है ना, ये तो अब ये वांछित जीन में तो कट लगाना नहीं है, वो तो कट लगा हुआ, ये कट लगाएगा किसमें, प्लाज्मिड में, ये प्लाज्मिड में कट लग गया। ठीक है, अब दो कंडीशन बन सकती है, पहली कंडीशन क्या होगी और दूसरी कंडीशन क्या होगी। पहली कंडीशन ये होगी कि इसके अंदर वांछित जीन आकर के जुड़ गया, ये वांछित जीन आकर के इसमें जुड़ गया, और दूसरी कंडीशन इसमें ये होगी कि यहाँ पे इसने कट तो लगाया लेकिन वांछित जीन जुड़ने की बजाय ये आपस में ही जुड़ गया। ये क्या हो गया, आपस में ही फिर से जुड़ गया। दोनों कंडीशन समझ आ रही है, ध्यान से सुनते जाना। मैंने कहा दोनों में कट तो लगा दिया प्लाज्मिड में, लेकिन दो कंडीशन बनेगी। एक कंडीशन ये है कि जहाँ पे कट लगाया वहां पे वांछित जीन आकर के जुड़ जाए। दूसरी कंडीशन ये है कि वो वापस जो कट लगाया वो सीधे आपस में वापस जुड़ जाए। दोनों कंडीशन हो सकती है, तो ये दो कंडीशन बन गई। अब ध्यान से सुनो, अब क्या करेंगे अपन इसको, एक अपन फिर से क्या लेंगे, बड़ी सी प्रगनली,
उसके अंदर ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, उसके अंदर ये क्या है, ई कोलाई बैक्टीरिया, उसके अंदर क्या है, ई कोलाई बैक्टीरिया, बहुत सारे ई कोलाई बैक्टीरिया है। अब उसके अंदर तीन कंडीशन हो सकती है, फिर से क्या हो सकती है, तीन कंडीशन ये हो सकती है कि एक तो कोशिका ऐसी है जिसमें वेक्टर प्रवेश ही ना करे, एक कोशिका ऐसी है जिसमें ये फर्स्ट कंडीशन यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो प्रवेश कर जाए, ये क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और ये नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दो कंडीशन बनी यहाँ। लेकिन अभी अपन को पता नहीं चला कौन सा रिकॉम्बिनेंट है कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट, अपन तो ये सोचते हैं, अनुमान लगाते हैं कि ये हो सकता है। अब हम फिर से एक बीकर में इसको डालेंगे, बहुत सारे ई कोलाई डालेंगे, एक कंडीशन तो ये बनेगी कि इसके अंदर ये जो है वो नॉन ट्रांसफॉर्मेट हो जाए, नॉन ट्रांसफॉर्मेट, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि इसके अंदर जो है ये वाला प्रवेश कर जाए, ये वाला जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, तो ये हो जाएगी रिकॉम्बिनेंट सेल, इसको अपन क्या बोल देंगे, रिकॉम्बिनेंट सेल। और एक जिसके अंदर ये प्रवेश कर गया केवल प्लाज्मिड, ये वाली कंडीशन, तो इसको अपन बोल देंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल, ठीक है। और ये दोनों क्या हो जाएगी, ट्रांसफॉर्मेंट सेल हो जाएगी, ट्रांसफॉर्मेंट सेल हो जाएगी, ये दोनों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। बहुत आसान है, बीकर लिया, उसमें बहुत सारे हमने ई कोलाई डाल दिए। अब ये जो ई कोलाई डाले उसमें तीन कंडीशन हो सकती है, दो कंडीशन तो यहाँ पे भी पता चल रही है कि भाई एक तो इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रवेश कर जाए, है ना, दूसरी कंडीशन इसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रवेश कर जाए, तीसरी कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि इसमें कोई प्रवेश ही ना करे। तीन कंडीशन हो जाती है ना कि इसमें कोई प्रवेश ही ना करे। अब देखो, अगर प्रवेश कर गया तब तो ट्रांसफॉर्मेट, चाहे वो नॉन रिकॉम्बिनेंट करो चाहे रिकॉम्बिनेंट करो, अगर प्रवेश कर गया तब तो ट्रांसफॉर्मेट, और कोई प्रवेश नहीं किया तो नॉन ट्रांसफॉर्मेट सेल। समझ गए मेरी बात को। तो ऐसे अपन पहचान सकते हैं कि ये नॉन ट्रांसफॉर्मेट, ये ट्रांसफॉर्मेट, ठीक है। अब यहाँ पे अभी तो हमने अनुमान लगाया, पता थोड़ी चला, पता कैसे चला हमको, कैसे पता चला कि इसमें नहीं प्रवेश किया। अब अपन करेंगे एक्सपेरिमेंट। अब अपन क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है रेप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट, रेप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट। और ये किसने दिया, ये किसका दिया हुआ है, लेडरबर्ग का। ये किसने दिया, लेडरबर्ग ने दिया, रेप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट। ये जो तीनों कंडीशन है ना, इन तीनों कंडीशन की अपन एक रेप्लिका बनाते हैं। रेप्लिका का मतलब समझते हैं, फोटोकॉपी, ठीक है। रेप्लिका बनाते हैं, तीनों कंडीशन रखते हैं, एक कंडीशन ये और दो कंडीशन ये, ठीक है। ये हमने इसकी रेप्लिका बना दी। अब एक कंडीशन ये क्या है कि ये तो आपकी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली है। अभी पता नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है, अभी तो अपन को पता नहीं है, लेकिन तीन कंडीशन है अपने पास कि एक तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, दो ट्रांसफॉर्मेंट है जिसमें एक तो रिकॉम्बिनेंट वाली और एक नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली, ठीक है। तीन कंडीशन है। अब देखो, अब इससे पहले एक चीज मैं आपको और समझाऊं, यहां पे देखो, यहां एक चीज आपको समझनी है, वो चीज क्या है, जिस भी रिस्ट्रिक्शन साइट पर वांछित जीन जुड़ेगा, संबंधित सिलेक्टेबल मार्कर जीन, संबंधित सिलेक्टेबल मार्कर जीन नष्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं निवेशी निष्क्रियण, निवेशी निष्क्रियण, निवेशी निष्क्रियण। निवेशी निष्क्रियण क्या होता है कि जिस भी रिस्ट्रिक्शन साइट में जो आपका वांछित जीन जुड़ेगा वो सेलेक्टेबल मार्कर जीन नष्ट हो जाएगा। समझ में नहीं आया, डायग्राम से समझो। ये हमारा क्या था, पीबीआर 322, इसके अंदर मान लो एक ये सेलेक्टेबल मार्कर जीन, दूसरा ये सेलेक्टेबल मार्कर जीन, और इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन साइट थी,
इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन साइट थी। अब मैंने कहा कि जिस भी रिस्ट्रिक्शन साइट में वांछित जीन जुड़ा, मान लो इसकी रिस्ट्रिक्शन साइट में वांछित जीन जुड़ गया और ये एम्पिसिलिन है, ये आपका एम्पिसिलिन सिलेक्टेबल मार्कर जीन है, तो ये एम्पिसिलिन सिलेक्टेबल मार्कर जीन नष्ट हो जाएगा। मान लो वो इसकी साइट में जुड़ गया, टेट्रासाइक्लिन वाली के अंदर जो है वो आपका वांछित जीन जुड़ गया, तो टेट्रासाइक्लिन नष्ट हो जाएगी। समझ वाली बात। जिस भी रिस्ट्रिक्शन साइट में जिसकी जो सिलेक्टेबल मार्कर जीन है, जिसकी सिलेक्टेबल मार्कर जीन के अंदर वांछित जीन जुड़ेगा वो नष्ट हो जाएगा सिलेक्टेबल मार्कर जीन, और इस प्रक्रिया को कहते हैं निवेशी निष्क्रियण। और निवेशी निष्क्रियण होने क्या बोल रहा हूँ, निवेशी निष्क्रियण होने की वजह से ये जो सिलेक्टेबल मार्कर जीन है ना, ये अब एंटीबायोटिक के प्रति संवेदनशीलता दिखाना शुरू कर देगा। संवेदनशीलता दिखाने का मतलब है वो एंटीबायोटिक जब उस पर डालोगे तो वो मारा जाएगा। ठीक है, लिख लो। निवेशी निष्क्रियण वजह से, निवेशी निष्क्रियण के कारण निवेशी निष्क्रियण के कारण जो सिलेक्टेबल मार्कर जीन है वो आपका क्या होगा, निवेशी निष्क्रियण के कारण वो सेल एंटीबायोटिक के प्रति संवेदनशील हो जाएगी। ये बात समझ में आएगी नहीं आई बताओ? क्योंकि ये समझाने से पहले मुझे ये समझाना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। ये बात समझ में आ गई? अब ये कहाँ काम आएगी वो तो आपको बता ही दूंगा, लेकिन पहले ये समझो कि जिस भी सिलेक्टेबल मार्कर जीन की रिस्ट्रिक्शन साइट में वांछित जीन जुड़ा, वो सिलेक्टेबल मार्कर जीन खत्म हो जाएगा। इसको कहते हैं निवेशी निष्क्रियण। ये होने से क्या होगा, ये होने से जो सेल है, जो रिकॉम्बिनेंट सेल है, वो क्या करेगी, एंटीबायोटिक के प्रति संवेदनशील हो जाएगी। एंटीबायोटिक के प्रति संवेदनशील होने का मतलब जब उसके ऊपर एंटीबायोटिक डालोगे तो वो नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम ये जो मेथड पढ़ रहे हैं वो एंटीबायोटिक बेस्ड सिलेक्शन मेथड पढ़ रहे हैं। हम इसमें एंटीबायोटिक डालेंगे, मैंने कहा हमारे पास ये तीन कंडीशन, एक नॉन ट्रांसफॉर्मेट सेल, एक इसके अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्मेट सेल है दो, जिसमें एक रिकॉम्बिनेंट है एक नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब हमें पहचानना है कि कौन सी रिकॉम्बिनेंट है, कौन सी नॉन रिकॉम्बिनेंट और कौन सी नॉन ट्रांसफॉर्मेट। अब देखो, अब हम ये जो मेथड है ना, इस मेथड को अपन कहते हैं एंटीजन बेस्ड सिलेक्शन मेथड, सॉरी एंटीबायोटिक बेस्ड सिलेक्शन मेथड। ये जो तरीका अपन अपना रहे हैं, यानी कि अपन इसमें एंटीबायोटिक का प्रयोग करेंगे। अब मैं एक में तो कर रहा हूं एम्पिसिलिन का प्रयोग, है ना, और एक में मैं कर रहा हूं टेट्रासाइक्लिन का प्रयोग। दो कंडीशन है मेरे पास, ठीक है, एक में एम्पिसिलिन। अब ध्यान से सुनो, जो सेल नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगी, उसमें प्लाज्मिड गया ही नहीं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया ही नहीं, तो उसके अंदर जो है वो तो क्या होगी, जैसे अपन ने शुरुआत में पढ़ा कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया ई कोलाई के अंदर, तो उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी आ गई, लेकिन पहले नहीं थी। जब प्लाज्मिड उसके अंदर नहीं गया तब उसके अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं थी। यानी कि अब इसके अंदर अगर प्लाज्मिड नहीं है तो उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी भी नहीं है। तो इसके अंदर चाहे आप एम्पिसिलिन डालो चाहे टेट्रासाइक्लिन डालो, दोनों कंडीशन के अंदर ये सेल क्या हो जाएगी, ग्रो नहीं करेगी, मर जाएगी। दोनों कंडीशन में ग्रो नहीं करेगी, चाहे एम्पिसिलिन डालो एंटीबायोटिक, चाहे टेट्रासाइक्लिन डालो। समझ में आ रही बात? एक बार फिर से दोहरा रहा हूं। मैंने कहा कि जो सेल है जैसे कि ई कोलाई की सेल है, तो उसमें प्लाज्मिड डालने से पहले वो उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी नहीं होती है, एंटीबायोटिक को विरुद्ध वो काम नहीं कर पाएगी। समझ रहे? एंटीबायोटिक डालेंगे तो मर जाएंगे। तो यहाँ पे अगर ये मैं कह रहा हूँ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल है, मतलब उसके अंदर कोई प्लाज्मिड एक्टिव नहीं प्रवेश नहीं किया। अगर प्लाज्मिड नहीं गया तो उसके अंदर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी भी नहीं होगी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी भी नहीं होगी। तो चाहे कोई भी एंटीबायोटिक डालो वो दोनों कंडीशन में मर जाएगी, और ये दोनों कंडीशन मर जाएगी। इसका मतलब ये कौन सी सेल होगी, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब हमने ये तो पहचान लिया कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन सी है, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से सुनो, दूसरी कंडीशन हमने इसमें एम्पिसिलिन डाला।
यहाँ पे एक सेल तो ग्रो करेगी और एक सेल नष्ट हो जाएगी एम्पिसिलिन के मीडियम में। तो जो सेल नष्ट हो रही है वो तो है रिकॉम्बिनेंट सेल, और जो नष्ट नहीं हो रही है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट। वो क्या हो जाएगी? नॉन रिकॉम्बिनेंट। समझे मतलब को? रिकॉम्बिनेंट का पता कैसे चलेंगे? एम्पिसिलिन के मीडियम में जो ग्रो कर रही है वो तो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने अभी पढ़ा कि जिसमें वांछित जीन जुड़ा है वो क्या हो जाएगी? एंटीबायोटिक के प्रति संवेदनशील, और संवेदनशील होगी तो एंटीबायोटिक डालेंगे तो वो मर जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगी? एंटीबायोटिक के प्रति संवेदनशील, जिससे नष्ट हो जाएगी। अब मान लो टेट्रासाइक्लिन है, तो टेट्रासाइक्लिन के अंदर भी एक नष्ट हो जाएगी और एक ग्रो कर जाएगी। जो ग्रो कर रही है वो आपकी कौन सी हो जाएगी? नॉन रिकॉम्बिनेंट, और जो ग्रो नहीं कर रही है वो आपकी रिकॉम्बिनेंट्स है। समझ आया नहीं? आप तो सिंपल सी बात है कि जो ग्रो कर रही है इसका मतलब उसके अंदर निवेशी निष्क्रियण नहीं हुआ, उसके अंदर वांछित जीन नहीं जुड़ा, तो वो रिकॉम्बिनेंट नहीं हो सकती। वो तो रिकॉम्बिनेंट नहीं हो सकती। रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या है? उसके अंदर वांछित जीन जुड़ा है ना? तो जिसके अंदर वांछित जीन जुड़ा है वो रिकॉम्बिनेंट होगी, और इसका पता हम कर लेंगे कि जो ग्रो हो रही है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट और जो ग्रो नहीं हो रही वो रिकॉम्बिनेंट है। समझ में आया नहीं आया? बताओ। अगर समझ में आया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है? मिटा दो इसको। चलो, अब हमने क्या कर लिया? रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को पहचान लिया, ठीक है? अब हमारा काम केवल और केवल इतना बचा है कि हमने इसके अंदर वेक्टर के अंदर वांछित जीन जोड़ दिया। अब आपको समझ में आएगा बिल्कुल आसानी से। ये थोड़ा सा जटिल प्रोसेस था, आई होप आपको नहीं समझ में आया होगा, कुछ बच्चों को आ भी गया। अब बहुत आसान है, ठीक है? ये आप पार्ट स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं समझ आया है तो बिल्कुल समझना है, काम आएगा जिंदगी में बहुत, ठीक है? अब हमने वेक्टर के अंदर वांछित जीन जोड़ दिया। अब क्या काम है? परपोषी कोशिका में प्रवेश करवाना। इसको कहते हैं होस्ट कॉम्पिटेंसी, यानी कि जो प्लाज्मिड है, जो रिकॉम्बिनेंट सेल है, उसका परपोषी कोशिका में स्थानांतरण करना, इसको कहते हैं होस्ट कॉम्पिटेंसी। ये हमारा चौथा स्टेप हो जाएगा। लेकिन उससे पहले दो चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट मोड ऑफ जीन ट्रांसफर क्या होता है। डायरेक्ट मोड ऑफ जीन ट्रांसफर यानी कि एक तो हम क्या कर रहे हैं? वेक्टर के माध्यम से परपोषी कोशिका में वो जीन डाल रहे हैं, वेक्टर के माध्यम से। ये है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, जीन को दूसरी कोशिका में, परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करने की जो डायरेक्ट मेथड है वो क्या हो सकती है? तो वो जंतुओं के अंदर कौन सी होती है? जंतुओं के अंदर एक मेथड होती है डायरेक्ट मेथड, वो होती है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन। और पादपों के अंदर एक होती है, उसका नाम है जीन गन मेथड, जीन गन विधि, ठीक है? जीन गन विधि इसको अपन कह सकते हैं, जीन गन विधि कह सकते हैं, ठीक है? इसको बायोलिस्टिक मेथड भी कहते हैं, याद रख लेना, बायोलिस्टिक मेथड, बायोलिस्टिक मेथड। इसके अंदर क्या होते हैं? डीएनए कोटेड, डीएनए से कोटेड गोल्ड या टंगस्टन पार्टिकल, टंगस्टन पार्टिकल होते हैं। उनको सीधे क्या कर दिया जाता है? गन के माध्यम से अंदर शॉर्ट कर दिया जाता है। तो ये होती है जीन गन मेथड, ठीक है? चलो, ये बस इतना से याद रखना कि जीन गन मेथड पादपों के अंदर है और माइक्रो इंजेक्शन जंतुओं में। जीन गन में क्या होता है? डीएनए कोटेड गोल्ड या टंगस्टन पार्टिकल होते हैं। इतनी बातें याद रख लेना, ठीक है? अब हमारा चौथा स्टेप आ गया। चौथा स्टेप क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का परपोषी कोशिका में प्रवेश करवाना, परपोषी कोशिका में प्रवेश करवाना, ये चौथा स्टेप है। इसको कहते हैं होस्ट कॉम्पिटेंसी, होस्ट कॉम्पिटेंसी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का परपोषी कोशिका में प्रवेश करवाना, ठीक है? समझ गए बातों को? इसमें बस ये चौथा स्टेप इतना ही याद रखना। रिकॉम्बिनेंट
डीएनए का प्रकोष्ठी कोशिका में प्रवेश करवा देंगे। बस अब यहाँ पे उसको प्रवेश करवा दिया गया, अंदर वो जो है अपनी फोटोकॉपी बनाएगा और बहुत बड़े लेवल पे उसका प्रोडक्शन भी करेगा। अब एक चीज अपन को और पढ़नी है। अब देखो, अब हमने क्या कर दिया, जैसे ही उसको प्रकोष्ठी कोशिका में स्थानांतरित कर दिया, वो उसके अंदर बहुत सारी अपनी फोटोकॉपी बनाएगी। अब वो क्या है, एक कच्चा उत्पाद है, उससे अपन को अपना उपयोगी उत्पाद बनाना है और उसके लिए अपन काम लेते हैं बायोरिएक्टर्स। क्या काम लेते हैं? बायोरिएक्टर्स। इस चीज को आप लिखेंगे, अगला टॉपिक है बायोरिएक्टर्स। इसको मिटा दो। बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं? बायोरिएक्टर्स बड़े बड़े धात्विक टैंक होते हैं। बायोरिएक्टर्स, बायोरिएक्टर्स, बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं? बड़े बड़े धात्विक टैंक जिनमें जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा कच्चे उत्पाद को उपयोगी उत्पाद में बदला जाता है। कच्चे उत्पाद को उपयोगी उत्पाद में बदला जाता है। ये होते हैं बायोरिएक्टर्स। यानी कि जो अभी कच्चा उत्पाद हमें मिला उसको एक उपयोगी उत्पाद में, यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। उसके लिए जो हमें प्राप्त हुआ उसको अपन एक प्रोसेस से गुजारते हैं और वो बायोरिएक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो बायोरिएक्टर्स आपको समझ आ गए। बड़े धात्विक टैंक होते हैं जिनमें जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से कच्चे उत्पाद को उपयोगी उत्पाद में बदला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो इन बायोरिएक्टर्स में कल्चर मीडियम का प्रयोग किया जाता है, संवर्धन माध्यम का प्रयोग किया जाता है। किसका? कल्चर मीडियम। हिंदी में इसको कहते हैं संवर्धन माध्यम। संवर्धन माध्यम। अब इसके आधार पर जो है कल्चर मीडियम जो होता है उसके आधार पर जो है वो ये तीन प्रकार का कल्चर मीडियम होता है, लेकिन अपन को दो प्रकार के कल्चर मीडियम इसमें पढ़ने हैं। दो प्रकार हमें पढ़ने हैं। एक तो होता है इसमें बेच सिस्टम और एक होता है इसमें कंटीन्यूअस सिस्टम। क्या होता है इसमें? बेच सिस्टम को अपन कह सकते हैं क्लोज्ड सिस्टम और इसको अपन कह सकते हैं ओपन सिस्टम। अभी समझ में आएगा, ध्यान से सुनो। क्यों कहते हैं? देखो, बेच सिस्टम जो होता है उसके अंदर एक धात्विक टैंक लिया और उसके अंदर जो कल्चर मीडियम डाल दिया, उसके बाद आप न तो नया ऐड कर सकते हो और न पुराना उसमें से निकाल सकते हो। जो कल्चर मीडियम जितना आपने डाल दिया पहले, एक बार बंद कर दिया, उसके बाद बंद, न तो नया ऐड करोगे न आप उसमें से निकाल पाओगे। इसलिए इसको कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम। जबकि कंटिन्यूअस सिस्टम ऐसा नहीं है। कुछ समय के पश्चात जो यूज हुआ कल्चर मीडियम है, जो उपयोग में ले लिया गया है, उसके अंदर उसको बाहर निकाल लिया और ऊपर से नया आपने डाल दिया, तो वो होता है कंटिन्यूअस सिस्टम। ठीक है, इसमें न तो नया मीडियम डाल सकते हैं न ही पुराना निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? निश्चित समय अवधि के बाद यूज्ड मीडियम को निकालना व नया डाल देना। ठीक है, तो इसलिए अब कंटिन्यूअस क्यों कहेंगे? क्योंकि कंटिन्यूअस इसके अंदर ग्रोथ जो है वो बैक्टीरिया की होती रहेगी। क्यों? क्योंकि भाई जो यूज हो गया उसको निकाल दिया, वापस नया डाल दिया, तो बैक्टीरिया की कंटिन्यूअस ग्रोथ होती रहेगी। लेकिन इसमें नहीं होगी। एक समय के बाद जो है वो स्टेशनरी फेज में चला जाएगा, उसके बाद ग्रोथ रुक जाएगी, बाद में जो है वो एंटीबायोटिक वगैरह बनने लग जाएगी इसमें। इसलिए ये भी जरूरी है। ठीक है, इसलिए ये भी जरूरी है ना। इसमें जो सेल होती है
सर्वाधिक ग्रोथ करती है, सतत रूप से सक्रिय रहती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना था। अब एक आदर्श बायोरिएक्टर का नाम आपको याद रखना है, वो है स्टिर टैंक बायोरिएक्टर। स्टिर टैंक बायोरिएक्टर ये एक आदर्श बायोरिएक्टर है। आदर्श बायोरिएक्टर की क्या विशेषता होनी चाहिए? तो उसके अंदर पीएच नियंत्रण प्रणाली होनी चाहिए, ताप नियंत्रण प्रणाली होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो है उसको निकालने के लिए उसके अंदर जगह होनी चाहिए। ये बातें हैं जो आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, पूछ लिया तो याद कर लेना, लिख लेना। ताप नियंत्रण प्रणाली होनी चाहिए, पीएच नियंत्रण प्रणाली होनी चाहिए, विलोडन प्रणाली यानी उसके अंदर जो उसको मिलाने के लिए घुमाने के लिए विलोडन प्रणाली होनी चाहिए, है ना। तो वो होता है एक आदर्श बायोरिएक्टर। और आदर्श बायोरिएक्टर का एग्जाम्पल है स्टिर टैंक बायोरिएक्टर। ठीक है, बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं? कल्चर मीडियम का इसमें प्रयोग किया जाता है। कल्चर मीडियम के माध्यम से ये जो बायोरिएक्टर्स बड़े बड़े धात्विक टैंक होते हैं उसमें कल्चर मीडियम डाल करके बैक्टीरियल सेल को ग्रो करवाया जाता है। ये जो बैक्टीरियल सेल होती हैं, अब कल्चर मीडियम भी दो प्रकार का होता है, एक होता है बेच सिस्टम, एक होता है कंटिन्यूस सिस्टम। ठीक है, तो बेच सिस्टम है जो कल्चर मीडियम एक बार आपने डाल दिया वो डाल दिया, न तो नया डालोगे न पुराना निकालोगे, तो वो होता है बेच सिस्टम। तो अगर आप इसको देखने से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो एक समय तक तो होगी बहुत ज़्यादा, उसके बाद जो है इसका भाग यूज हो जाएगा कल्चर मीडियम का, तो वो ग्रोथ धीमे पड़ जाएगी, स्टेशनरी फेज पे चली जाएगी और बाद में ये एंटीबायोटिक जैसी चीज़ें बनाएगी। लेकिन जो कंटिन्यूस सिस्टम है जिसको ओपन सिस्टम भी कहते हैं, इसमें एक निश्चित समय अवधि के बाद आप उस कल्चर मीडियम को पुराने वाले को निकालोगे, नया ऐड कर लोगे, तो बैक्टीरिया सेल जो है वो सतत रूप से ग्रो करेगी, सर्वाधिक रूप से सक्रिय रहेगी इसमें। ठीक है, तो ये चीजें आपको इसमें जाननी थी। चलो भाई, हो गया चैप्टर कंप्लीट। आपको कैसा समझ आया ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया और अब अंदर से जो क्या कहते हैं पेट और आंतें जो है ना वो ऐसे कर रही है, बोलने की हिम्मत नहीं है अब, लेकिन मैंने आपको पूरा समझा दिया प्रोसेस, एक एक चीज़ आपको लिख लेनी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कैसे प्रोसेस है, कैसे हमने बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ा। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक आप कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली क्लास में अपन इसका जो एप्लीकेशन है वो पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।